हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग मॉड्यूल नंबर 3 यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 देखा था। वहाँ पे मॉड्यूल 1 का मैराथन, मॉड्यूल 2 का मैराथन, उसी प्रकार से आज हम लोगों ने मॉड्यूल 3 का मैराथन लेकर आया यूनिफॉर्म फ्लो। आप जब मॉड्यूल 1 पढ़े होंगे वहाँ पे हम लोग जो भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसको कवर करके यानी उसका कंसेप्ट सीखकर उस पर न्यूमेरिकल किया था। फिर मॉड्यूल 2 आए थे, उसमें फुल्ली थ्योरी था। तो उसमें जो भी कंसेप्ट था उसको सीख कर ऑब्जेक्टिव सोल्व करके देखे थे कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है या नहीं। उसी तरह से आज हम लोग मॉड्यूल 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा, चेजी फार्मूला पे, मैनिंग्स फार्मूला पे और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ आज हम लोग ज़्यादा कहिए तो आज 70 to 80% आज न्यूमेरिकल ही चलेगा। और इसी से न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, एक तो चेजी फार्मूला पे आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल पे। ये दोनों पे आपका न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ये प्रॉपर डिजाइन किया गया, जो मेरा नोट्स है वो डिजाइन किया गया आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो इसको आराम से आप पढ़िए, सीखिए। और नोट्स अगर चाहिए तो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में नोट्स बनाना नहीं होता है, या कभी भी आपको नोट्स बना बनाया मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिला है तो 9905533471 पे कांटेक्ट करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो को। ये जो टॉपिक आप कल पढ़ रहे थे मॉड्यूल 2, इसीलिए हम बोल रहे थे कि पहले मॉड्यूल 1 पढ़िएगा, मॉड्यूल 2 पढ़िएगा, लिंक्ड है एक दूसरे से। तो मॉड्यूल 2 में जब आप गए होंगे वहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि यहाँ टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल एक टॉपिक आया था। कल मॉड्यूल 2 पढ़े होंगे तो एक टॉपिक आया था टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल, जिसमें एसटीडी फ्लो एंड अनएसटीडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। जिसमें जो आज का टॉपिक चलने वाला यानी मॉड्यूल 3 है वो है किस पे? यूनिफॉर्म फ्लो पे, है ना। इसको यहाँ पे हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जिसका आपका सिलेबस में मॉड्यूल 3 के नाम से है यूनिफॉर्म फ्लो। फिर इसके जो अगला लेक्चर होगा तो ये आपका क्या रहेगा, मतलब अगला मॉड्यूल जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पे होगा। यानी जो आज मॉड्यूल 3 जो आपके सिलेबस में है, मॉड्यूल 3 है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में डिटेल से पढ़ना है, साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और उसका अगला मॉड्यूल क्या होगा? यही नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। तो कल तो हम इसका जो डिफिनीशन था वो देखे थे, क्या डिफिनीशन था उस पर थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद हम लोग आज उसका डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं मॉड्यूल 3 का। यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो पढ़े होंगे, तो यूनिफॉर्म फ्लो में कल पढ़ाया गया था आपको कि इफ फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ द चैनल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो और स्लोप ऑफ द चैनल एंड क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस फ्लो को हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब यहाँ पे एक हम ओपन चैनल बनाते हैं, ये इसका चैनल का साइड स्लोप हो गया, ये आपका फ्री सरफेस हो गया, वाटर फ्लो कर रहा है, फ्री सरफेस हो गया। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ट्राइपोजिडियल ले लेते हैं, टाइपोजिडियल लेते हैं। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कहते थे? जितना दूर आपका वाटर फ्लो कर रहा है उसी डेप्थ को हम लोग क्या बोलते थे? डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते थे। जैसे मान लीजिए इसमें आपको बताए भी होंगे, चैनल ये आपका क्रॉस सेक्शन ट्राइपोजिडियल है, तब पूरा हाइट को हम लोग एच बोलते थे, पूरा डेप्थ को। और जहां तक वाटर फ्लो करता था उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे? बाई से, जिसको हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते थे। क्या बोलते थे? डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो, टोटल डेप्थ हो गया। ये आपका जहां तक वाटर फ्लो कर रहा है उसको हम डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते थे। तो वेलोसिटी, अब इसमें जो आपका फ्लो यहाँ पे जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी यानी ये आपका फ्लो हो गया, सॉरी ये फ्लो हो गया आपका, ये डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया आपका। स्लोप यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपन चैनल में जो फ्लो होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और ग्रेविटी एक्ट कब करेगा? जब उसमें स्लोप होगा। ठीक है, तो समझाएंगे, कल का लेक्चर देखे होंगे तो, कि जैसे मान लीजिए कि एक हॉरिजेंटल पे आप बॉल रख दीजिए। ठीक है, एक हॉरिजेंटल पे बॉल रख दीजिए तो ये नहीं मूव करेगा, लेकिन इंक्लाइंड पे रख दीजिए तो ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया? स्लोप है। यहाँ पे क्या है? स्लोप है। तो ये बोल रहा है कि जो हम लोग पढ़े थे कल का थ्योरी, उसमें सीख रहे थे कि ओपन चैनल में जो होता है वो जो फ्लो ओपन चैनल में जो वाटर या लिक्विड फ्लो करता है वो ड्यू टू ग्रेविटी करता है, और ग्रेविटी एक्ट कब करेगा? जब उसमें स्लोप होगा, जब चैनल के बेड पे क्या होगा? स्लोप होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फॉर ए गिवन लेंथ, अच्छा यहाँ पे हम सेक्शन भी कंसीडर करते हैं। फॉर ए गिवन लेंथ मतलब मान लीजिए इस सेक्शन पे हम देखते हैं, सेक्शन 1 ये हो गया, और कुछ लेंथ के बाद यानी कुछ दूरी के बाद सेक्शन 2 ले लेते हैं, इस सेक्शन पे देखते हैं। तो यहाँ का जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, यहाँ का जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, यहाँ का जो स्लोप होगा सेक्शन 1 पे, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन होगा, सेम होना चाहिए कहाँ का? क्रॉस सेक्शन 2 का।
तब उसको हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म फ्लो। तब उस फ्लो को, जो उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। कब? जब इस सेक्शन पे, फर्स्ट सेक्शन पे और सेकेंड सेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ द चैनल और क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कल के लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में पढ़े थे। तो इतना तो हम कल ही के लेक्चर में सीख लिए थे। अब उसका डिटेल से डिस्कशन करते हैं किसका, यूनिफॉर्म फ्लो को। तो आइए देखते हैं, अपना मॉड्यूल फिर से 3 पे आए हैं और यहाँ हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक कल का लेक्चर का था जो हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए, ठीक है। अब यूनिफॉर्म फ्लो में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। बाकी तो डिफिनेशन वगैरह हम लोग कल ही देख लिए थे। फ्लो इन एन ओपन चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज सेम एवरी सेक्शन ऑफ द चैनल एंड दिस कांस्टेंट डेप्थ इज कॉल्ड नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। और ये अभी बोले थे कि अभी जस्ट समझा रहे थे आपको कि ये चैनल का बेड हो गया, जिसको हम यहाँ पे स्लोप ऑफ द, यहाँ पे जो स्लोप होगा उसको बोलेंगे स्लोप ऑफ द बेड, या किसका बेड, चैनल का बेड, ठीक है। और ये आपका फ्री सरफेस हो गया। फ्री सरफेस मतलब ये आपका वाटर का फ्लो है, ठीक है। इतना डेप्थ से ये फ्लो कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलिएगा, फ्री सरफेस। इसको क्या बोलिएगा, फ्री सरफेस, ठीक है। तब जब यहाँ से जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, तो देखते हैं सेक्शन 1 पे कि यहाँ का जो डेप्थ ऑफ फ्लो है और यहाँ सेक्शन 2 पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, दोनों इक्वल है। तभी तो हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कर रहे थे। यानी अब जब यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा है तो इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो इक्वल ही होगा, ठीक है। नहीं इक्वल होगा तो यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी डेप्थ ऑफ फ्लो इक्वल होगा। और ऐसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब दो पैरेलल लाइन होता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। जब दो पैरेलल लाइन होता है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी ये D1 होगा और ये D2 होगा, जो दोनों क्या होगा, D1 D2 बराबर होगा। तब जब दोनों लाइन पैरेलल रहेगा, जब दोनों लाइन पैरेलल रहेगा। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अभी हमको ये नहीं मालूम है कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अभी हमको नहीं मालूम है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि जो D1 और D2 है वो बराबर है। तो हम इसका अपोजिट में बोल सकते हैं कि जब D1 D2 बराबर है, D1 यहाँ D1 हो गया, ये D2 हो गया, जब D1 D2 बराबर है तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। जब दो पैरेलल लाइन होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब उसका बीच का डिस्टेंस सेम है तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो जो मेरा ओपन चैनल में, हम क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग जान रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे हैं, और यूनिफॉर्म फ्लो तभी होता है जब इसका डेप्थ क्या होगा, फ्लो ऑफ डेप्थ क्या होगा, सेम होगा। तो जब फ्लो ऑफ डेप्थ सेम होगा तो ये फ्री सरफेस और ये चैनल का जो बेड है, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर, क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। y1/2 बराबर है, तो इफ y1 इक्वल टू y2 सो इट्स कॉल्ड चैनल बेड एंड फ्री सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। हम जानते हैं कि इसका डेप्थ ऑफ फ्लो बराबर है, तो इसके जो आपका फ्री सरफेस है और बेड का, चैनल का जो बेड है, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। यहाँ पे y1 क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1, और आपका y2 क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2। क्लियर है यहाँ पे। अब एक चीज और हमें समझ में आता है, एक चीज और हमें समझ में आता है, क्योंकि हम इस चीज को 2-3 बार रिपीट किए थे कि ओपन चैनल में जो फ्लो होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी एक्ट कब करेगा, जब उसमें क्या होगा, स्लोप होगा। यानी मिला जुला के अब आपको याद रखना है कि ओपन चैनल में स्लोप होगा ही होगा, ठीक है। ओपन चैनल में स्लोप होगा ही होगा। स्लोप मतलब ढुलाव, एकदम ठेठ भाषा में स्लोप मतलब ढुलाव। तो जो चैनल को, ये जो चैनल बेड है उसका स्लोप और फ्री सरफेस का स्लोप दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो चैनल बेड का स्लोप है, जिसको हम S0 से डिनोट करेंगे, और ये जो वाटर सरफेस यानी सरफेस, फ्री सरफेस का जो स्लोप है, उसको SW से डिनोट करेंगे, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ द बेड चैनल एंड स्लोप ऑफ द फ्री सरफेस क्या होगा, सेम होगा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और को यहाँ नोट नंबर 2 लिख के यहाँ पे बताएं कि स्लोप ऑफ चैनल जो बेड होगा, उस स्लोप ऑफ फ्री सरफेस क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो द स्लोप, क्रॉस सेक्शन एंड सरफेस रफनेस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, दस डेप्थ, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज also remains constant in the STD analysis of uniform flow assume to be STD। यहाँ पे जो हम फ्लो यूज करेंगे वो कैसा एज्यूम करेंगे कि STD फ्लो हो रहा है। अब समझिएगा एक चीज और पॉइंट समझिएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में और टोटल एनर्जी लाइन के बारे में, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिक हेड होता है यानी फ्री सरफेस को ओपन चैनल के केस में, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप बात को फिट कर लीजिएगा दिमाग में, सुनिएगा प्यार से। एक बात को आपको फिट कर लेना दिमाग में कि जो फ्री सरफेस है उसी को ओपन चैनल के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहा जाएगा, ठीक है। फ्री सरफेस को ही ओपन चैनल के केस में
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहा जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज जान रहे थे कि जो मेरा चैनल का जो मेरा जो चैनल बेड स्लोप होगा और फ्री सरफेस का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। तो फ्री सरफेस को ही तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोल रहे थे, फ्री सरफेस को ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोल रहे थे। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो स्लोप होगा और चैनल बेड का जो स्लोप होगा ये भी दोनों क्या होगा, सेम होगा, ये भी दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ तक तो आपका पीजोमेट्रिक हेड था, ये तो आपका पीजोमेट्रिक हेड है। और ये अगर हम वेलोसिटी हेड को ऐड कर देते हैं तो जो हमें लाइन प्राप्त होगा उसी को हम लोग टोटल एनर्जी लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों पैरेलल है तो इसका आपका जो एनर्जी स्लोप लाइन है उसको एसएफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना हमको इस एनालिसिस में सीखना था। तो इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्री सरफेस इज बिहेव एज लाइक द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज, ठीक है। जो अभी आपको बताया कि जो फ्री सरफेस है उसको हम लोग क्या लेके चलेंगे ओपन चैनल के केस में, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो चैनल बेड जो स्लोप है यानी चैनल बेड का जो स्लोप होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के स्लोप के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हम जस्ट पढ़े थे पीछे कि जो फ्री सरफेस है उसी को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं। तो चैनल बेड स्लोप और फ्री सरफेस स्लोप दोनों इक्वल था, तो यहाँ पे ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द चैनल बेड एंड स्लोप ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आर सेम। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ये जितना भी बताए ना यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पीजोमेट्रिक हेड प्लस velocity head is equal to total energy line as the depth and velocity is same at the every section the bed slope water surface slope और energy line slope will be same। मतलब यहाँ से एक पॉइंट और बाहर निकल के आता है कि जो आपका चैनल बेड स्लोप है, आपका फ्री सरफेस स्लोप है जिसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन स्लोप भी बोलेंगे, और टोटल एनर्जी लाइन स्लोप तीनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो एस नॉट एस डब्ल्यू और एस एफ तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एस नॉट हो गया बेड स्लोप, एस डब्ल्यू हो गया वाटर सरफेस स्लोप और एस एफ हो गया एनर्जी लाइन स्लोप। तो यहाँ तक आपका कहानी क्लियर होता है। कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल से आपके जो सेमेस्टर पेपर है उसमें एक भी ना तो थियोरटिकल क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं है पूछा हुआ। तो इसलिए इसको हम क्या किए यहाँ पे कि सिर्फ आपको यहाँ पे जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, उसका इक्वेशन लिख दिए हैं। फिर उसी तरह से एनर्जी इक्वेशन है जो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड करता है और इसका इक्वेशन लिख दिए। और मोमेंटम इक्वेशन जो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका यहाँ पे इक्वेशन लिख दिए। तो आपको इससे इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यानी चेजी फॉर्मूला पे, ठीक है। तो जो चेजी फॉर्मूला है यहाँ पे देखिएगा, डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी थ्रू ओपन चैनल्स बाई चेजी फॉर्मूला। आपको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है कि ओपन चैनल में कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं और कितने वेलोसिटी अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो उसी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। यानी सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे और वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो आइए उसी को सीखते हैं किस फॉर्मूला का यूज करके, हम लोग चेजी फॉर्मूला का यूज करके। तो जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है वो है v इजकल टू सी अंडर रूट एम आई, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। वेलोसिटी जो हम लोग को निकालना है वो उसका फॉर्मूला क्या है, सी अंडर रूट एम आई। अब यहाँ पे एम क्या है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है या हाइड्रोलिक रेडियस, जिसको हम बोलते थे बेटेड पेरीमीटर एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस। आपको याद है कल के अगर लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस के बारे में बताया गया होगा, जो हम लोग डिनोट किए थे आर से, ठीक है। और आर एम दोनों से डिनोट कर सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को एम और आर दोनों से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो आर होता था वो क्या होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर ये क्या कहलाता था, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस, जिसको हम एम से भी डिनोट करते हैं आर से भी डिनोट करते हैं। कल के क्लास में पढ़ाए होंगे वहां पे हम लोग आर से डिनोट किए थे, ठीक है। तो आर और एम दोनों से डिनोट किया जाता है, इसलिए लिख दिए कि आप लोग अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे एम किन्हीं को एम किन्हीं को आर, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम जहाँ तक 99% केस में होता है कि आपके कन्फ्यूजन को हम पहले ही दूर कर दें, ठीक है।
तो यहाँ पे सी हो गया आपका चेजी कांस्टेंट हो गया, जो चेजी फॉर्मूला है उसमें सी यहाँ पे क्या है, चेजी कांस्टेंट है। भी क्या है, वेलोसिटी है। भी क्या है, वेलोसिटी है। एम क्या है, अभी जस्ट बता रहे थे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस है। आई क्या है, बेड स्लोप है, बेड स्लोप है। आपके सुविधा के लिए एम को आर भी पुट करके बना सकते हैं। एम के जगह अगर आप पहले से आर आर पढ़ते आ रहे होंगे तो एम की जगह आर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और आई तो आपका वही चीज है। या किन्हीं को अगर आप और जैसे किन्हीं के कॉलेज में आई की जगह एस एफ भी बताया गया होगा। आई तो एस एफ क्या है, आई क्या है, तो आई भी बेड स्लोप है और एस एफ क्या है, एनर्जी स्लोप है, एनर्जी लाइन स्लोप है, ठीक है, एनर्जी लाइन स्लोप है। तो ये दोनों तो सेम ही होता है, क्योंकि अभी जस्ट हम पीछे देख रहे थे कि आपका एनर्जी जो बेड स्लोप है, बेड स्लोप को एस नॉट से भी डिनोट करते थे हम लोग। जो बेड स्लोप है और जो आपका वाटर सरफेस स्लोप है और एनर्जी लाइन स्लोप है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एस नोट को आई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एस नोट, एस डब्ल्यू, एस एफ तीनों इक्वल है, तो कोई वाला भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी यहाँ से कंफ्यूजन ही दूर हो जाता है बेड स्लोप में, कोई भी यूज कर लीजिए बेड स्लोप, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ तीनों फार्मूला लिख दिए, लेकिन अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं वो भी इजिकल टू सी अंडर रूट एम आई को लेकर ही सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आपको अभी कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि एम को ही आर बोलेंगे, आई को ही एस बोलेंगे, ठीक है। और वो या तो बेड स्लोप हो या वाटर सरफेस स्लोप हो या एनर्जी लाइन स्लोप हो, तीनों के तीनों सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपके न्यूमेरिकल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आपको कोई एक ही याद रखना है, तो चलिए चेजी कांस्टेंट में हम लोग एक ही नोटेशन को लेकर चल रहे हैं, जो है भी इजकल टू सी अंडर रूट एम आई, ठीक है। आई क्या है, बेड स्लोप है। एस एफ क्या है, एनर्जी लाइन स्लोप है। और सी क्या है, चेजी कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। और डिस्चार्ज निकालना है तो उसी में एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। यहाँ पे एरिया क्या है, ए क्या है, तो एरिया ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है। अगर आपको वेलोसिटी निकल जाएगा, जैसे वेलोसिटी निकल गया, हम वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला, चेजी फॉर्मूला, चेजी फॉर्मूला क्या है, सी अंडर रूट एम आई। इसी में हम एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मेरा क्या आ गया, डिस्चार्ज आ गया। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब मैनिंग इक्वेशन को भी यूज करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और फिर इसी में एरिया से गुना कर दीजिएगा तो डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। तो मैनिंग इक्वेशन या मैनिंग्स फार्मूला क्या है, 1/n, जहाँ पे n है कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस, r क्या है, वही हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस आर हो गया, एस एफ क्या है, आपका एनर्जी लाइन स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ भी सभी आपको जो जैसे चेजी कांस्टेंट वाला फॉर्मूला था, तो इसमें भी एम या आर का जरूरत है, इसमें भी बेड स्लोप का जरूरत है, इसमें एक आपका कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आसानी से पुट करके आप इसको भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसी में एरिया से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को एम पढ़े होंगे तो आर के जगह पे एम भी पुट कर सकते हैं, और एस एफ के जगह आई भी पुट कर सकते हैं। और एन आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस है, और दोनों में कैपिटल एन है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ भी कंफ्यूज नहीं करना कि एगो में स्मॉल एन है, एगो में कैपिटल एन है, दोनों में कैपिटल एन ही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, फॉर्मूला में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक जो आपका सी का वैल्यू दिया रहेगा तब तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सी का वैल्यू दिया रहे क्वेश्चन में तब तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग फार्मूला का यूज करके, अलग एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके सी का वैल्यू निकालते हैं। इफ सी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर सी का मान क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तब हम लोग अलग अलग एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहला है बेजिन फार्मूला। बेजिन फार्मूला क्या है, सी इजकल टू 157.6 डिवाइडेड बाई 1.81 प्लस के अपॉन अंडर रूट एम। यहाँ पे के क्या है, आपका बेजिन कांस्टेंट के हो गया, एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया या हाइड्रोलिक रेडियस हो गया, बाकी तो सब चीज तो यहाँ पे नॉन है। 157.6 1.81 प्लस के क्या है, बेजिन कांस्टेंट, ये कहाँ से पता चलेगा, अभी जस्ट हम लोग एक टेबल देखेंगे या क्वेश्चन में दिया रहेगा। और एम क्या है आपका, वही एम या आर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है या हाइड्रोलिक रेडियस है, ठीक है। अच्छा, के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो हमको यहाँ से पता होना चाहिए कि अगर स्मूथ सीमेंटेड या प्लेन वुड रहेगा तो के का वैल्यू एज्यूम करना है 0.11, अगर ब्रिक या कंक्रीट और अनप्लेन वुड है तो 0.21, अगर रबल मशीनरी है तो उसे 0.83, यर्दन चैनल ऑफ वेरी गुड सरफेस है तो 1.54, यर्दन चैनल और ऑर्डिनरी सरफेस है तो 2.36, और यर्दन चैनल ऑफ रफ सरफेस है तो 3.17। तो ये के का वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चैनल इनसाइड सरफेस पे, या क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये बेजिन फार्मूला से सी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे। एक आता है कैटर फार्मूला, जो आप पहले से पढ़े होंगे, 23 प्लस 0.00155 बटा एस। एस यहाँ पे क्या है, बेड स्लोप, जो आई से भी डिनोट कर सकते हैं, बेड स्लोप है, यहाँ पे आप आई भी पुट कर सकते थे, ठीक है। तो अलग अलग बुक है तो क्या करें,
यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन लेके चलता है ना। तो इसलिए हमको सबको बताना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत सारे एक कॉलेज के रहते तो कन्फ्यूजन ही नहीं होता, जो पढ़े होंगे उसी को लेकर चलते। लेकिन यहाँ 38 कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज वाले भी बहुत लोग होंगे, तो यहाँ पे अलग अलग कॉलेज में है, तो कोई एस डिनोट लिख रहा होगा, कोई आई लिख रहा होगा, लेकिन आपको कंसेप्ट यानी ये फैक्ट पता होना चाहिए कि आई जो है या एस जो है वो दोनों क्या है, बेड स्लोप है, ठीक है, बेड स्लोप है। इसमें एस एफ भी लिख सकते हैं, एनर्जी लाइन स्लोप, या एस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, वाटर सरफेस स्लोप, ये सब क्या है, इक्वल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रफनेस है, ठीक है, और एम क्या है, एम को आर से भी डिनोट करते हैं, जो क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है या हाइड्रोलिक रेडियस है। तो यहाँ पे सब वैल्यू आपको पता है, एस जो आपको है दिया रहेगा, एस वैल्यू दिया रहेगा, एन का वैल्यू भी दिया रहेगा, एम का वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए कि एस और आई दोनों क्या है, स्लोप ऑफ बेड है, एम और आर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस है, एन क्या है, रफनेस कोफिशिएंट विच इज नोन एज द कटर कांस्टेंट व्हिच वैल्यू डिफरेंट सरफेस। यहाँ पे भी एन का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो इस टेबल से आपको पता करना पड़ेगा। वेरी स्मूथ सरफेस या ग्लास प्लास्टिक और ब्रास है तो 0.010, स्मूथ सरफेस ऑफ कंक्रीट है तो 0.112, रबल मशीनरी और पुअर ब्रिक है तो 0.17, यर्दन चैनल नीटली एक्सपेक्टेड है तो 0.18, यर्दन चैनल और ऑर्डिनरी सरफेस 0.027। उसी तरह से यहाँ पे टेबल में आपको सब लिखा हुआ है, एन का वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैनिंग्स फॉर्मूला से हम लोग सी का कैसे वैल्यू निकालेंगे। सी का वैल्यू निकालने के लिए मैनिंग फॉर्मूला का यूज करके, जैसे अभी बेजिन देखे, कटर्स देखे, मैनिंग्स, तो मैनिंग्स क्या है, सी इजकल टू 1/n और m के पावर 1/6। कोई ऐसा भी इसको लिख सकता है 1/n, और m को आप r भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, तो 1/6, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग c निकाल लेंगे, जहाँ पे n अभी जस्ट निकाल लेते, जो n है वो रफनेस कॉफिशिएंट, यही वाला इसी टेबल से आप यहाँ पर देखना है, मैनिंग कॉफिशिएंट में वाला भी, मैनिंग फार्मूला में भी एन का वैल्यू इसी टेबल से आपको देखना है, ठीक है, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जो भी आपके एग्जाम में देखें क्वेश्चन, सब में दिया ही रहता है, ठीक है, टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी लिख दिए, ठीक है। तो मैनिंग फार्मूला जो है सी इजकल टू 1/n m के पावर 1/6। यहाँ पे m और r क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है या हाइड्रोलिक रेडियस है, और n क्या है, मैनिंग कांस्टेंट है विच इज हैविंग सेम वैल्यू एज कैटर कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग, तो जो अभी हम लोग लेकर चलेंगे चीजी कांस्टेंट भी का वैल्यू जो है c√mi, इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। पूरा न्यूमेरिकल सोल्व इसी फॉर्मूला पे करेंगे, v इजकल टू c√mi। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसी में एरिया से गुना कर देंगे तो डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो फाइंड द क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डेप्थ। यानी आपका एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका डेप्थ 3 मीटर है और बेड जो है 6 मीटर का है। वेन इट इज रनिंग फुल, ये फुल ऑफ वाटर, ये पूरा फुल हो रहा है, फुल जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये पूरा डेप्थ से फ्लो कर रहा है। हम क्या बताए थे आपको कि इसके पहले जो कंसेप्ट आप सीख रहे होंगे, तो मान लीजिए चैनल का जो डेप्थ है उसको हम एच से डिनोट कर रहे थे, और बोलते थे जहां तक वाटर फ्लो करेगा उसको हम क्या डिनोट कर देंगे, 22 से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, 22 से। तो इसी को हम लोग बोलते थे, जहां तक वाटर फ्लो करता था उसी को डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते थे। भले जो चैनल है उसका कितना भी डेप्थ रहे, उससे हमको मतलब नहीं होता था, मतलब किससे रहता था कि जितना दूर वाटर फ्लो कर रहा है उसी से मतलब होता था। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि फुल डेप्थ से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वेन इट इज रनिंग फुल। तो यहाँ से जब फुल से कर रहा था, यहाँ पे हमको यही वाला डेप्थ हो जाएगा, जो चैनल का डेप्थ होगा, जो रेक्टेंगल चैनल का डेप्थ होगा वही मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो भी रहेगा, क्योंकि जितना हाइट इसका है उतना ही से वाटर फ्लो कर रहा है, तो यही मेरा डेप्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहा। क्लियर, चलिए और पढ़िए आगे। द चैनल इज हैविंग बेड स्लोप एज 1/2000। बेड स्लोप यानी आई का जो वैल्यू है वो 1 कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, ठीक है। जिसको एस एफ भी कोई लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर आप एस एफ से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे एम आई वाला ही लेकर चल रहे हैं। टेक चेजी कॉन्स्टेंट सी का वैल्यू 55 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन डाटा देखने को मिला कि जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल है वो बी का वैल्यू 6 मीटर है, डेप्थ ऑफ डी का वैल्यू 3 मीटर है, एरिया कितना है आपका 6 × 3 है यानी 18 मीटर स्क्वायर है। बेड स्लोप आई या एस जो है 1/2000 यानी 1/2000 है। चेजी कांस्टेंट सी क्या है, 55 दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आर। तो आर में हमको क्या क्या चाहिए, आर या एम, ठीक है, आर या एम निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर, एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर। तो एरिया तो हमको पता हो जाएगा, एरिया पता भी कर लिए, एरिया क्या है तो बी गुने डी हो जाएगा। चैनल रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होगा, बी इंटू क्या होगा, डी होगा, तो यानी 6 × 3 18 मीटर स्क्वायर हो गया।
तो एरिया तो हमको पहले से मालूम है, ये पहले से मालूम नहीं है मतलब निकाल लिए हैं। अब हमको क्या चाहिए, वेटेड पेरीमीटर चाहिए। तो वेटेड पेरीमीटर क्या होता है कि बोले थे जितना दूर से डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, यानी जितना दूर से वाटर फ्लो होगा, उसी के पेरीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड पेरीमीटर कहते हैं। इसी को पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, b+2d, b+2d। बी का वैल्यू 6 मीटर, 2 गुने, अच्छा 2d कैसे देखिए यहाँ पे, एक डी ये डायमीटर हो गया, ए सॉरी ये डेप्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया, ये क्या हो गया, विड्थ हो गया। तो b+1d कितना हो गया, 2d हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला का तो हमको लेना नहीं है, आप ये चीज कल ही पढ़े होंगे कि वेटेड पेरीमीटर में जितना दूर भींगा हुआ सरफेस है उसी को हम लोग वेटेड पेरीमीटर में कंसीडर करते हैं। तो इधर एक डी, इधर एक डी प्लस बी, तो b+2d। तो यानी b+2d, बी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 3, तो 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 × 3 तो 6, आपका 6×6 12 मीटर, ये हो गया आपका वेटेड पेरीमीटर। आपको वेटेड पेरीमीटर पता हो गया और आपको एरिया तो पहले से पता हो गया था। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस जो है एम और आर में, एम का जो वैल्यू होगा एरिया टू द क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर, जो 18/12 है यानी 1.5 मीटर। तो यहाँ से हमको एम का भी वैल्यू निकल गया और आई का वैल्यू तो पहले से 1/2000। सी का वैल्यू कितना दिया था, 55। तो सब वैल्यू पता है तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल लेते हैं थ्रू द चेजी फॉर्मूला, v=c/√mi। भी का सी का वैल्यू कितना है 55, एम का वैल्यू 1.5, आई का वैल्यू 1/2000। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.506 मीटर पर सेकेंड ये आपका वेलोसिटी आया। अगर हम रेट ऑफ फ्लो की बात करें, डिस्चार्ज की बात करें, तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे एरिया आपका जो आपका वेलोसिटी है 1.506 है, एरिया आपका कितना था 18 था, मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका क्या निकल गया, डिस्चार्ज निकल गया। यहाँ से क्लियर हो गया इतना पॉइंट, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। फाइंड द स्लोप ऑफ द बेड ऑफ a rectangle channel, width 5 मीटर, when depth of water 2 मीटर and rate of flow is given 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द चेजी कांस्टेंट c = 50। फाइंड द स्लोप ऑफ द बेड, आपको स्लोप ऑफ द बेड निकालना है यानी आई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल चैनल विड्थ दिया हुआ है 5 मीटर, वेन डेप्थ ऑफ वाटर 2 मीटर, विड्थ दिल है 5 मीटर और डेप्थ दिल है आपका 2 मीटर, ठीक है। और इसमें डिस्चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कर रहा है। चेजी कांस्टेंट कितना है, 50 है, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट करना है आपको स्लोप का वैल्यू। तो ये चैनल देखिएगा यहाँ पे 2 मीटर 2 मीटर, ये है आपका 5 मीटर। तो विड्थ ऑफ चैनल 5 मीटर, डेप्थ ऑफ वाटर 2 मीटर, रेट ऑफ फ्लो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, चेजी कांस्टेंट सी का वैल्यू 50। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर, एरिया कितना है हो जाएगा, तो बी गुना डी हो जाएगा, यानी आपका 5 × 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बेड स्लोप सॉरी वेटेड पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते थे, तो वेटेड पेरीमीटर कैसे निकालते थे, तो आपका b+2d यानी 2 मीटर 5 मीटर 2 मीटर जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 2 कितना हो गया 9 मीटर, ठीक है। या फॉर्मूला से भी सोल्व करें तो 2 × d, बी का वैल्यू 5 और 2 × 2 तो 2 3 4 और 5 9, तो 10/9। तो यही आपका क्या हो गया, एम का वैल्यू हो गया। तो एम का वैल्यू हमको पते हो गया, क्यू का वैल्यू पते है, ए का वैल्यू पते है, सी का वैल्यू पते है, तो यहाँ से आई का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, एरिया हम 5 × 2 कर लिए, सी का वैल्यू दिया हुआ, एम का वैल्यू दिया हुआ। अब ये आपका 10 × 15 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 50 यानी इसको काटेंगे तो 25 यानी 1/25 = √10/9i। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/25 का होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10/9i। यहाँ से हमको आई का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये 9 भागा में तो गुना में हो जाएगा, जो गुना में वो भागा में हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 1/700, ऐसे तो आएगा 694.44, लेकिन इसको एज्यूम कर लेते हैं 700। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आई का वैल्यू जो हो गया, बेड स्लोप हो गया 1/700, ठीक है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल लग रहा होगा, ठीक है, कोई टफ वाला न्यूमेरिकल है नहीं। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए ट्रापेजोइडल, एक रेक्टेंगल का कर लिए, अब ट्रापेजोइडल का कर लेते हैं। when the find the discharge through a trapezoidal channel of width 8 meter and side slope of 1 horizontal to 3 vertical, the depth of flow water is 2.4 meter and value of Cherenkov constant c = 50, the slope of the bed of the channel is given 1/4000, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि आपका एक ट्रापेजोइडल सेक्शन है, ठीक है, जिसका डेप्थ ऑफ फ्लो 2.4 मीटर है। डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है 2.4 मीटर, विड्थ इसका 8 मीटर है। तो विड्थ 8 मीटर कौन सा है, बॉटम वाला, टॉप वाला कितना होगा। तो टॉप वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इसमें हमको एक साइड स्लोप दिया होता था, साइड स्लोप, ठीक है, ये साइड स्लोप है आपका। साइड स्लोप कितना दिया हुआ कि एक हॉरिजेंटल पे 3 वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल पे कितना है 3 वर्टिकल है। तो यानी आपका जो हॉरिजेंटल लेंथ निकालना है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 1/3 इंटू टोटल डेप्थ कितना है 2.3 यानी
0.8, यानी आपको अगर इतना इतना हॉरिजेंटल हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि अगर तीन वर्टिकल रहता ना, ये तीन वर्टिकल, तो एक हॉरिजेंटल हो जाता, लेकिन है 2.4, तो कितना होगा 0.8। अब कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जो आपको स्लोप दिया रहेगा, यानी साइड स्लोप इसको बोलते हैं, साइड स्लोप, बेड स्लोप अलग है, साइड स्लोप अलग है। साइड स्लोप ये वाला की बात बोल रहा है, ठीक है, इसकी बात बोल रहा है। तो जो साइड स्लोप है वो दिया हुआ है कि एक हॉरिजेंटल पे एक, तीन वर्टिकल पे एक हॉरिजेंटल है, और कितना है, तीन वर्टिकल है, मतलब तीन वर्टिकल पे एक हॉरिजेंटल। अगर मान लीजिए 3 मीटर ऊंचा है तो हॉरिजेंटल कितना होगा, एक होगा, ठीक है, एक होगा, यही इसका कहने का मतलब है। तो यानी आपका तीन वर्टिकल रहता तब एक हॉरिजेंटल होता, लेकिन है कितना 2.4, तो ये हॉरिजेंटल कितना होगा, तो हम सिंपल निकालना है कि 1/3 इंटू 2.4, यानी 3 × 8 = 24, 0.8। तो यानी कितना हो गया कि 2.4 अगर वर्टिकल है, 2.4 वर्टिकल है, तो हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो आपका टॉप विड्थ है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि 2.4 वर्टिकल पे कितना हॉरिजेंटल है, 0.8। आई विड्थ के सामने तो ये विड्थ रहबे करेगा, जो बॉटम का विड्थ है उसके सामने ये वाला ऊपर टॉप में भी विड्थ हो जाएगा, और दोनों साइड जो बचा है 0.8, यानी अब टोटल टॉप विड्थ हमको पता चल गया, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्राइपोडियल का जो आपका एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये नीचे वाला तो 8 मीटर है, और ऊपर समांतर वाला में कितना होता है, टॉप का विड्थ हमको मालूम होना चाहिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं बी। टॉप वाला विड्थ को हम किससे डिनोट किए थे, पीछे पढ़े होंगे, पीछे वाला लेक्चर यानी मॉड्यूल 2, तो टी से, इंटू डेप्थ को यहाँ पे डी से। तो बी तो हमको पता था 8 मीटर, ऊपर वाला नहीं पता था, तो अब पता हो गया 0.8 + 8 + 0.8, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो टॉप विड्थ निकल जाएगा, डेप्थ का वैल्यू पता है, तो एरिया यहाँ से हमको निकल जाएगा, इसीलिए ऐसा किए, ठीक है। आप पढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड द डिस्चार्ज द थ्रो ट्राइपोडियल चैनल, विड्थ 8 मीटर and side slope 1 horizontal to 3 vertical. The depth of flow of water is 2.4 meter and value of Kg constant C = 50. The slope of the bed of the channel is given. स्लोप ऑफ द बेड ऑफ चैनल दिया हुआ है, यानी आई का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। आई का वैल्यू कितना दिया है, 1/4000। बी का वैल्यू दिया हुआ था, डी का वैल्यू दिया हुआ था, सी का वैल्यू दिया हुआ था, आई का वैल्यू दिया हुआ था। तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप का विड्थ निकालेंगे। टॉप का विड्थ अभी समझा दिए, 0.8 + 8 + 0.8 हो गया 9.6 मीटर। तो यहाँ पे जो आपका ट्राइपोडियल है उसका टॉप विड्थ पता है 9.6, ये है पता 8। तो क्या हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइपोडियल 1/2 इंटू बॉटम का विड्थ प्लस आपका टॉप का विड्थ इंटू एच यानी डी, दोनों सेम ही चीज हुआ। तो 1/2 इंटू बी का वैल्यू 8 है, टी का वैल्यू 9.6 है, और डी का वैल्यू कितना दिया था 2.4। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 21.12 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। बेटेड पेरीमीटर निकालना है, तो बेटेड पेरीमीटर के लिए यहाँ समझिएगा, बेटेड पेरीमीटर तो आपका ये वाला है, बेटेड पेरीमीटर यही वाला है, ये साइड लेंथ हो गया प्लस साइड लेंथ हो गया और प्लस विड्थ हो गया, ठीक है। तो साइड लेंथ कैसे निकलेगा, तो साइड लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था, h² = p² + b²। यहाँ से देखिए तो ये बन रहा है ऐसा, पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है ना। अगर हम इस सेक्शन को देखें दोनों साइड, तो ये h हो गया, ये p हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। उसी तरह से इधर भी h हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया। तो हमको निकालना h का वैल्यू, यानी साइड लेंथ निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्राइपोडियल में जो पेरीमीटर होता है ये वाला पेरीमीटर होता है ना, बेटेड पेरीमीटर हमको पता करना है, जितना दूर भींगा हुआ सरफेस है ना। तो ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा, तो अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग देखें कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 0.8 था, अब वर्टिकल डेप्थ कितना था 2.4, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। तो दोनों साइड निकाल लेंगे, साइड स्लोप और प्लस विड्थ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आइए इसी चीज़ को हम देखते हैं कि बेटेड पेरीमीटर के लिए हमको साइड लेंथ पता होना चाहिए। साइड लेंथ कितना होगा 0.8, 2.4, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे 6.4 का अंडर रूट यानी 2.52 हो गया, 2.52। तो दोनों साइड था ना, ट्राइपोडियल सेक्शन है, ऐसे ट्राइपोडियल सेक्शन है। तो ये आपका साइड वाला कितना आ गया 2.52 आ गया, और ये साइड वाला कितना आ गया 2.52 हो गया। अब बेड वाला कितना था 8 था, तब तीनों को जोड़ दीजिए, यही बेटेड पेरीमीटर होगा। तो 2.52 + 8 + 2.52 हो गया 13.059 मीटर, ये आपका पेरीमीटर हो गया। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालेंगे, एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, बेटेड पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे। बेटेड पेरीमीटर कितना निकाल के लाए 13.059, ठीक है, 13 ये लिखा हुआ है 13.059, और एरिया निकाल के कितना लाए थे ऊपर 21.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरा एम का वैल्यू निकल जाएगा 1.617। अब आइए इसको जो यहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला, क्योंकि
डिस्चार्ज हम लोग को निकालना था। तो डिस्चार्ज जो होगा एरिया इंटू सी अंडर रूट एम आई, एरिया का वैल्यू दिया हुआ था, सी का वैल्यू पुट कर दिए, एम का वैल्यू पुट कर दिए, आई का वैल्यू 1/4000, तो 21.23 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका डिस्चार्ज। ठीक है, अब आते हैं फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द चैनल सोन इन फिगर, टेक द वैल्यू ऑफ चेजी कॉन्स्टेंट 60 एंड स्लोप ऑफ द बेड इज 1/2000। यहाँ पे एक आपका जो चैनल है वहां पे देख रहे हैं कि दो क्रॉस सेक्शन से मिल मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है दो आपका ज्योमेट्रिक सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का जो आपका सेक्शन है वो कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर है। और यहाँ का जो सेक्शन है वो कैसा दिख रहा है आपको, सेमी सर्कुलर है ना, सेमी सर्कुलर है। तो ये दोनों का तो एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, पेरीमीटर निकालेंगे तो साइड वाला लेंथ आपको जितना दूर वेटेड है उसके, यानी ए वाला लेंथ प्लस ए आपका हो गया ए वाला लेंथ और आपका ए वाला लेंथ, इतना निकालना होगा। तो ये ए को डी हो गया, ई डी हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, पाई आर बोलेंगे, है ना। तो बस इसी को निकालिए, आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द चैनल सोन इन फिगर, टेक द वैल्यू ऑफ चेजी कांस्टेंट। यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा कि कौन सा रेक्टेंगल चैनल है कि सर्कुलर चैनल है कि क्या है। यहाँ पे हम सेक्शन में देखेंगे और सेक्शन से पता करेंगे तो हमें पता लगा कि ये दो सेक्शन में बटा हुआ, फर्स्ट रेक्टेंगुलर दूसरा सेमी सर्कुलर। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ द बेड 1/2000। तो सी का वैल्यू 60 है, आई का वैल्यू 1/2000 है। एरिया जो होगा ए बी सी डी का एरिया प्लस एरिया ऑफ बी ई सी का, तो हो गया आपका जो इसका एरिया अगर हम निकालना चाहें तो इसका एरिया टोटल लेंथ है 2.7, तो एरिया इसका जो आपका रेडियस है 1.5 है, 1.5 है, तो 2.7 पूरा है, 1.5 है, तो ये कितना बचा, 1.2 बचा। तो एरिया कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका बिर्थ नहीं मालूम था, रेक्टेंगुलर का जो है बिर्थ नहीं दिया हुआ, आप कैसे बिर्थ फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि रेडियस जो है 1.5 है, यानी यहाँ का वैल्यू 1.5 होगा, तो इधर का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और टोटल जो इसका ये सेमी सर्कुलर का जो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, व्यास जो है वो कितना हो गया, 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 3। तो इसी के बराबर को तो ये रेक्टेंगुलर का भी विड्थ हो जाएगा जो क्या है 3 मीटर है। ठीक है, तो 3 गुना कितना 1.2, ये एरिया बनेगा किसका, ए बी सी डी का। ठीक है, तो 1.2 गुने 3.0 यानी 3, तो ये हो गया प्लस इसका एरिया क्या होगा, तो सेमी सर्कुलर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर का वैल्यू आपको रेडियस 1.5 दिया हुआ ही है, तो इसको सबको पुट कीजिएगा तो एरिया का वैल्यू निकल गया 7.134 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो ये ए बी लाइन यानी ए वाला लाइन और प्लस इधर डी सी लाइन। ठीक है, तो 1.2 इधर भी 1.2 इधर भी, और इसका तो बताइए कि ये पाई आर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पाई आर, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी का लाइन प्लस सी डी का लाइन, तो 1.2 पाई आर 1.2, इसको सबको ऐड कीजिएगा 7.1124 मीटर आ गया। तो ये आपका वेटेड पेरीमीटर हो गया, एरिया निकल गया। तो हम यहाँ से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल सकते हैं, एरिया टू द पेरीमीटर 7.134 बटा 7.112 यानी 1.003 मीटर। डिस्चार्ज हमको फाइंड आउट करना था, Q इजकल टू AC अंडर रूट एम आई 7.134 इंटू 60 अंडर रूट 1.003 1 बटा 2000, ये हो गया आपका डिस्चार्ज 9.585 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं जो आपका वी शेप्ड वाला देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वी शेप्ड चैनल यानी ट्रायंगुलर चैनल एज सोन इन फिगर, टेक द वैल्यू ऑफ C इजकल टू 55 एंड स्लोप ऑफ द बेड 1/2000। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इसका हाइट दिया हुआ है 4 मीटर और ये आपका विड्थ हो गया। ठीक है, C का वैल्यू दिल है, बेड स्लोप दिल है, D का वैल्यू दिल है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि ए वाला वैल्यू निकालना है, विड्थ निकालना है इसका। तो विड्थ कैसे निकले, एंगल दिया हुआ है इसका 30 डिग्री, तो विड्थ निकाल सकते हैं। सेंस लगाइए थोड़ा सा कैसे इसका विड्थ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो ई आपका क्या हो गया 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ये 4 मीटर है, तो ये वाला निकाल सकते हैं। और आराम कोण के सामने वाला पी होता है तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो tan थीटा लगा देंगे तो पी बटा बी से ही पी का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है, तो उसी तरह से हम एक होता है ये एक साइड वाला निकालेंगे, पहले पहले इतना दूर निकालेंगे और फिर उस जितना इधर होगा सिमेट्रिक है तो जितना इधर होगा जितना इधर जोड़ देंगे तो ये पूरा विड्थ नहीं मिल जाएगा हमको। तो एंगल मेड बाई ईच साइड विथ वर्टिकल, कोण ए बी डी और कोण सी बी डी जो 30 डिग्री यहाँ पे है, तो tan 30 डिग्री पी बाई बी पी बटा 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका हाइट कितना था 4 था, तो पी का वैल्यू कितना निकल गया 2.309, तो ये एक साइड निकला 2.309 और इधर भी हो जाएगा 2.309, तो पूरा विड्थ हमको पता चल जाएगा।
तो चलिए एरिया हम लोग निकालते हैं। इसका एरिया हम दो तरह से निकाल सकते हैं ना, या तो हम क्या करें, या तो क्या करें कि जैसे ये भी शेप था, तो इसको हम क्या करते हैं कि इस तरह से पहले इसका एरिया निकाल ले, इसका एरिया निकाल ले और इसको 2 से गुना कर दे तो पूरा का एरिया हो जाएगा। जिसमें हमको ये विड्थ देल है कितना आया था 2.309 आया था, और ये एच का वैल्यू कितना था 4 था। तो 1/2 गुने बी गुने एच इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा। या ऐसा भी निकाल सकते हैं कि हमको विड्थ एक साइड का पता हो गया, मतलब ऐसे करके देखिएगा, यहाँ का विड्थ कितना था 2.309 और प्लस यहाँ का भी विड्थ तो सेम ही होगा 2.309, ये पूरा हो गया इंटू हाइट 4 हो गया। तो 1/2 गुने, अरे कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 9 18 और 3 3 6, अच्छा तो 4.618 इंटू हाइट इसका कितना था 4। तो यहाँ से भी एरिया निकालेंगे, ठीक है, ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं, या एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बात तो सेम ही होगा, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से जब हम एरिया निकालते हैं बी का वैल्यू पुट कर दिए, बी का वैल्यू कितना था 2.309, एच का वैल्यू 4 था 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 9.237 मीटर। वेटेड पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो वेटेड पेरीमीटर इसमें भी से वाला में ई वाला लेंथ साइड लेंथ और ये साइड लेंथ निकाल दीजिए। तो साइड लेंथ कैसे निकलेगा, हम विड्थ अभी निकाले ऊपर वाला 2.309 है, ये हाइट कितना था 4 था, तो इस साइड लेंथ कैसे निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 2.305 का होल स्क्वायर 4.61 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी 2 गुने 4.61, ये हो गया 9.23 मीटर। ये वेटेड पेरीमीटर हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है यानी हाइड्रोलिक रेडियस जो है एरिया टू द पेरीमीटर, तो 9.237 बटा 9.237 यानी हो गया 1 मीटर, ठीक है। क्यू का वैल्यू जो होगा ए सी अंडर रूट एम आई होगा, ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सी का वैल्यू हो गया, एम का वैल्यू 1 हो गया, आई का वैल्यू 1/1000 हो गया, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्चार्ज का वैल्यू हो गया 16.066 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, डिस्चार्ज का हो गया, ठीक है। चलिए फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगल चैनल 2.5 मीटर वाइड हैविंग डेप्थ ऑफ वाटर 1.5 मीटर एंड बेड स्लोप एज 1 इन 2000, टेक द वैल्यू ऑफ के 2.3 इन बेजिंस फार्मूला। अब यहाँ से स्टार्ट जो क्वेश्चन हुआ है जिसमें केजी कांस्टेंट का वैल्यू यानी सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम सी का वैल्यू निकालेंगे। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए के का वैल्यू देल है, के का वैल्यू देल है मतलब के किस में होता था, बेजिन फार्मूला में होता था। तो नहीं दिया रहता तो हम एक टेबल दिखाए थे वहां से, तो बोले थे ना कि क्वेश्चन में दिया रहेगा के का वैल्यू। देखिए के का वैल्यू दिया हुआ, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगल चैनल, बनेगा सेम ही, खाली यहाँ पे सी का वैल्यू पहले निकालना है। तो बी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया है, एरिया पता हो गया, पेरीमीटर पता हो गया, ये सब तो रटा गया आपका। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ तो वहां से निकाल लिए, आई का वैल्यू हो गया। अब हमको सी का वैल्यू चाहिए, तो सी का वैल्यू के लिए बेजिन फार्मूला क्या बताता था कि 157.6 बटा 1.81 प्लस के अपॉन अंडर रूट एम। यहाँ पे 157.6 हो गया, 101.81 हो गया, 2.3 के का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया था 2.36, एम का वैल्यू निकाल चुके हैं, हो गया 33.76। ये किसका वैल्यू हो गया, सी का। डिस्चार्ज का फार्मूला लगा देंगे ए सी अंडर रूट एम आई, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एगो बना लेते हैं कटर फार्मूला पे। कटर फार्मूला तो फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगल चैनल 14 मीटर वाइड हैविंग डेप्थ ऑफ वाटर 3 मीटर एंड बेड स्लोप 1 इन 1500, टेक द वैल्यू ऑफ एन 0.03 इन द कटर फार्मूला। यहाँ पे सभी वैल्यू दे ले, बी का वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू हो गया, आई का वैल्यू हो गया, एन का वैल्यू हो गया, एरिया निकाल लिए, पेरीमीटर निकाल लिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है 1.2 मीटर है, सी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे एन का वैल्यू पुट कर देंगे, और आपका साइड स्लोप जो दिया हुआ था 1 इन कितना दिल था 1 इन 1500 था, तो इसको कैलकुलेट किए 1 इन 50 मतलब 1/1500, तो इसको कैलकुलेट किए तो 0.00667 आ गया, ठीक है। सभी वैल्यू को, एम का वैल्यू आपको पता हुआ था तो एम का वैल्यू भी पुट कर दिए, सबको कैलकुलेट करेंगे सी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 32.0 बना गया। जब सी का वैल्यू निकाल लिए तो डिस्चार्ज में फिर पुट कर देंगे, ये भी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगल चैनल विड्थ 2 मीटर हैविंग बेड स्लोप दिया हुआ है 4 इन 8000, द डेप्थ ऑफ फ्लो दिया हुआ है, और टेक वैल्यू ऑफ एन मैनिंग फार्मूला 0.012। इसमें सब चीज दिया हुआ, मैनिंग फार्मूला से निकालना है। तो यूजिंग यहाँ पे सी का वैल्यू मैनिंग फार्मूला सब चीज सेम ही है, ठीक है। खाली सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, एक का वो झूठ मूठ करते रहो, तो सब चीज पता है, खाली सी का वैल्यू मैनिंग फार्मूला से कैसे निकलेगा, तो 1/n एम के पावर 1/6, तो एम का वैल्यू तो निकाल लीजिएगा अगर इतना दूर में पीछे सीखे होंगे कि एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर लिए इसका वैल्यू 0.6 के पावर 1/6 निकाल लिए 76.54। डिस्चार्ज का वैल्यू क्यू इजकल टू क्या हो गया, ए सी अंडर रूट एम आई, एम का वैल्यू पुट कर दिए, आई का वैल्यू पुट कर दिए, सी का वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू पुट कर दिए, निकल गया डिस्चार्ज, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलर वाला बना लेते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर सीवर पाइप
which is laid at a slope of 1 in 8000 and carries a discharge of 800 लीटर पर सेकेंड। लीटर पर सेकेंड से मीटर क्यूब पर सेकेंड बनाने के लिए 10 के पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हेन फ्लोइंग ए हॉल फुल टेक द वैल्यू ऑफ मैनिंग। एन का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिल है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसको 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, 10 के पावर -3 से, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, क्यू का वैल्यू हो गया, एन का वैल्यू, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है हाफ जो टोटल डायमीटर हो गया। लेकिन बोले थे ना कि अगर पाइप में जब मतलब टॉप सरफेस से नीचे बिलो अगर वाटर फ्लो होता है तब उसको भी हम लोग ओपन चैनल कंसीडर करते हैं, है ना। तो यही डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, तो इसको हम ले लेते हैं d/2, मतलब जितना टोटल डेप्थ होगा उसके हाफ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो d=d/2 हो गया। तो इससे कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे एरिया ऑफ फ्लो क्या हो गया, π/4 डी का होल स्क्वायर, टोटल एरिया निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटेड पेरीमीटर कितना होगा, तो बेटेड पेरीमीटर कितना होगा, तो यही तो एरिया होगा, यही वाला तो होगा, इतना ही तो होगा। तो इसको क्या बोलते थे, πr। आर, तो आर कितना होगा, तो आर का वैल्यू पूरा डी है, तो इतना कितना होगा, तो d/2 हो जाएगा, d/2। तो पाई आर का वैल्यू d/2, यही हो गया π/2, तो π/2। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगा, एरिया टू द पेरीमीटर, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, डिवाइड किया था, d/4 आ गया। यूजिंग फार्मूला करेंगे, मैनिंग फार्मूला लगाएंगे सी के लिए तो 1/n, एम के पावर दिया हुआ है। तो सबसे अच्छा अगर आपको नहीं लिखा रहेगा तो मैनिंग फार्मूला ही लगा लीजिएगा, सबसे छोटा भी पड़ता है। एन का वैल्यू दिया हुआ था 0.020, डी का वैल्यू एम का वैल्यू निकाल चुके हैं, d/4 के पावर 1/6। यहाँ से सभी वैल्यू आप पुट करेंगे, क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया का वैल्यू पुट कर देंगे, सी का वैल्यू, एम का वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ये इसको डायरेक्ट, क्योंकि सी का वैल्यू तो देखिए इसको डिजिट में नहीं ना आया, तो इसको पूरे पुट कर देंगे, और एम का वैल्यू पुट कर लिए और आई का वैल्यू पुट कर लिए। सब यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ गया, 2.296। चलिए अब हम लोग एक मैनिंग इक्वेशन पे एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगल चैनल 10 मीटर वाइड हैविंग डेप्थ ऑफ 3 मीटर एंड बेड स्लोप 1 in 1500। टेक वैल्यू एन इजकल टू दिया हुआ बाई यूजिंग मैनिंग फार्मूला। बी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, एस का वैल्यू दिया है और एन का वैल्यू दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ b×d 10×3 30 मीटर स्क्वायर हो गया। बेटेड पेरीमीटर b+2d हो गया, 10 + 2×3 16 मीटर। मीन डेप्थ हो गया आपका जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, एरिया टू द पेरीमीटर 30/16 हो गया, 1.875 मीटर। मैनिंग फार्मूला जो हो गया 1/n, आर के पावर 2/3, एस के पावर 1/2। आर का वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी एम का वैल्यू निकाल चुके हैं, एस का वैल्यू आपको पता है। फार्मूला पुट करेंगे आपको वेलोसिटी निकल जाएगा, एरिया से गुना कर देंगे डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम ही होना चाहिए। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला एक और था, एक मतलब नहीं, नोटेशन अलग था। एन का को हम एम भी लिख सकते हैं ना 2/3, और एस को आई भी लिख सकते हैं तो 1/2। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है एम और आर। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, बनाते बनाते ये नहीं कि कन्फ्यूज कर जाए। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2021-22 जो आपका 20 सभी में इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। ठीक है, और इसका जो रेक्टेंगल सेक्शन है, ट्रापोइडियल है, उसका डेरिवेशन भी पूछा है। तो अभी हम जस्ट करवाने वाले, समझ के चलिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 स्टार है। ठीक है, 5 स्टार है, 5 स्टार इसका रेट दे सकते हैं आप, जितना इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कहेंगे किसे, जो हम लोग को समझना है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है कि अगर मान लीजिए एक आपको चैनल बनाना है, हम बोल दिए कि हमें एक चैनल बनाना है जिसमें 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड से उसमें डिस्चार्ज हो, यानी उसमें वाटर फ्लो करे। तो ये जो आपका डिस्चार्ज है, गिवन डिस्चार्ज है, जितना हम डिस्चार्ज दिए, तो 3 आदमी को बुलाए, ध्यान से समझिएगा, हम 3 लेबर को बुलाए या इंजीनियर को बुलाए। ठीक है, तो उसको हम बोले क्या कि जो इंजीनियर और लेबर को कंपेयर एक जैसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी के ज़माने में जो जितना बेरोजगारी है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि जो गिवन डिस्चार्ज है उसके लिए आपको, उसके लिए गिवन डिस्चार्ज जो है उसके लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सबसे कम देगा। ठीक है, सबसे कम कौन लेगा। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके बेटेड पेरीमीटर पे डिपेंड करेगा, यानी कम मिनिमम बेटेड पेरीमीटर होगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये सेक्शन है आपका, तो ये बेटेड पेरीमीटर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी क्या होगा, कम होगा, है ना। सॉयल को उसमें से एक्सपेक्ट करेंगे आप, और उसका जो लाइनिंग करेंगे उसका जो कॉस्ट होगा, यानी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन डिस्चार्ज कम ना हो। सेम ही डिस्चार्ज के लिए आपको ये बेटेड पेरीमीटर को क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा, और मिनिमम कीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, इकोनॉमिकल चैनल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इफिशियंट चैनल। इकोनॉमिकल चैनल को इफिशियंट चैनल के भी नाम से जानते हैं। ए सेक्शन ऑफ ए चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैनल इज मिनिमम। अगर उस चैनल को हम इकोनॉमिकल तब कहेंगे जब उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो, कम हो। बट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए चैनल डिपेंड अपॉन द एक्सेवेशन एंड द लाइनिंग टू कीप द कॉस्ट डाउन और मिनिमम द बेटेड पेरीमीटर फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज दिया हुआ है उसके लिए जो आपका बेटेड पेरीमीटर होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। दिस कंडीशन इज यूटिलाइज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द डायमेंशन ऑफ ए इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ चैनल्स। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन को हम लोग बेस्ट सेक्शन के भी नाम से जानते हैं या मोस्ट इफिशियंट सेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एज द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन for a given cross section area A, slope of the bed I और resistance coefficient is maximum, but the discharge Q जो होगा AC, जो डिस्चार्ज हो क्या होता था, अभी जस्ट पीछे पढ़े थे, AC √MI, ठीक है। यहाँ पे AC आपका एरिया आई सब क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे कर गया, आप कांस्टेंट को हम के लिख दिए, AC√AI को हम किसके नाम से जान लिख दिए, के को एक कांस्टेंट ले लिए, ठीक है, क्योंकि सब वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। चेंज किस पे करेगा, पेरीमीटर पे, वेटेड पेरीमीटर पे। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू के 1/√P, यानी अगर मिनिमम आपका डिस्चार्ज है, मिनिमम पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो डिस्चार्ज हमको है उसके लिए हमको मिनिमम पेरीमीटर कर देंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अरे वेटेड पर सीधा सीधी भाषा, ये वेटेड पेरीमीटर है, इसको जितना कम कीजिएगा उतना कम आपको सॉइल निकालने में लगेगा, उतना कम दिन लगेगा, उतना कम मजदूर लगेगा, उतना कम पैसा लगेगा, है ना। ये कम रहेगा, वेटेड पेरीमीटर कम रहेगा, तो आप जब कंक्रीटिंग कीजिएगा तो वो भी कंक्रीट कम लगेगा, कम टाइम लगेगा, कम पैसा लगेगा, तो हो गया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम, ठीक है। तो हेंस द डिस्चार्ज Q विल बी मैक्सिमम व्हेन द वेटेड पेरीमीटर P इज मिनिमम। दिस कंडीशन विल बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट सेक्शन ऑफ चैनल। बेस्ट डायमेंशन ऑफ चैनल विल बी कंसीडर, जो आपका है रेक्टेंगल चैनल है, ट्राइपोइडियल है और सर्कुलर है। यही तीनों को आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल के बारे में देखने वाले, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, रेक्टेंगल चैनल का डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो हम पहले डेरिवेशन, इसमें बहुत सिंपल है, यानी समझिए तो एक्सप्लेनेशन है खाली इसका, ठीक है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल का सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग पता करते हैं कि मेरा जो रेक्टेंगल चैनल वो क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो बता देते हैं कि कब होगा, जब आपका विड्थ का वैल्यू 2 टाइम ऑफ डेप्थ होगा, यानी डेप्थ का जो वैल्यू है वो हाफ हो किस मतलब दुगना हो किसका, विड्थ का। यानी ये 8 मीटर का हो तो ये कितना हो, 4 मीटर हो, तो इस कंडीशन में ये मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। यानी बी का वैल्यू जो होगा 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, डेप्थ होगा। और दूसरा ये होगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होगा वो dy क्या होगा, 2 होगा, यानी डेप्थ का आधा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तब हम बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल। तो आइए इसी को हम लोग निकालते हैं कि ए बी इजकल टू 2d आ जाए और एम इजकल टू dy2 आ जाए। तो दिस कंडीशन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज दैट ए गिवन एरिया ए पेरीमीटर शुड बी मिनिमम, ठीक है। तो डी है, ये बी है, बी विड्थ ऑफ चैनल हो गया, डी डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया, एरिया क्या हो गया, एरिया फ्लो हो गया, बी इंटू डी, एरिया क्या हो जाएगा इसका, बी इंटू डी। तो हम बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, एरिया बाई डी हो जाएगा, यानी डी आपका गुना में तो ये हो जाएगा भागा में। तो बी इजकल टू क्या हो गया, एरिया टू द डेप्थ, ठीक है। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बी प्लस 2d, बी प्लस 2d, क्योंकि हम पहले से भी पेरीमीटर इसका पता करते आ रहे हैं कि बी है, ये डी है, ये डी है, तो बी प्लस क्या हो जाएगा 2d। तो यहाँ से क्या निकल गया पेरीमीटर, बी प्लस 2d निकल गया। तो बी का वैल्यू एरिया टू डेप्थ है, तो इसको पुट कर देते हैं पेरीमीटर में। तो बी का वैल्यू कितना, एरिया बाई डी, जो हम पहले से इस इक्वेशन से निकाले थे, एरिया ऑफ फ्लो इजकल टू बी इंटू डी, तो बी का वैल्यू एरिया बाई डी, तो यही चीज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे बी की जगह पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई डी प्लस 2d। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं कि पेरीमीटर का वैल्यू कितना आ गया, ए बाई डी प्लस 2d, ठीक है। अब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हमको पेरीमीटर क्या चाहिए, वेटेड पेरीमीटर मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करके उसके इक्वल 0 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, आपका मिनिमम पेरीमीटर का वैल्यू होगा। यानी डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी एंड इक्वेटिंग द सेम टू 0, ठीक है। तो पेरीमीटर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में, इजकल टू 0। तो यहाँ पर सबको डिफरेंशिएशन आता होगा, तो डी का कितना हो जाएगा, -d² 1/d² प्लस 2d का हो जाएगा डी, एक कम जाता है, जैसे डी क्यू होगा तो क्या होगा, तो एक कम जाता है और उसी से आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3d² हो जाएगा। अगर ये d² है तो क्या हो जाएगा,
टू डी हो जाएगा। अगर सिर्फ डी रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो एक आगे जाएगा और एक माइनस एक यानी जीरो, जीरो की पावर वन, मतलब वन में से बन गया जीरो, और किसी का पावर भी जीरो क्या कहलाता है, वन कहलाता है। ये हो गया आपका वन यानी वन। तो ये आपका जो है ये सब डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, बस थोड़ा सा हम रिपीट कर दिए। तो टू डी का क्या हो जाएगा, तो टू डी का हो जाएगा आपका, टू तो है ही है, डी का इसके पावर नहीं कुछ है तो वन, और डी के पावर वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो यानी हो गया टू। ए बाई डी का आते हैं, ए बाई डी का क्या हो जाएगा, अगर हम डी को ऊपर भेजें तो डी के पावर माइनस वन लिख सकते हैं, डी के पावर माइनस वन लिख सकते हैं। तो माइनस वन को इधर लिख दिए और डी, और माइनस वन और माइनस घटाते तो कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस वन और पावर माइनस टू। ठीक है, अब इसको माइनस वन इसको नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, यानी माइनस वन बटा डी स्क्वायर। अब पहले से ये था तो ये तो कांस्टेंट था, तो इसको ए लिख देते हैं, यानी माइनस ए बटा डी स्क्वायर प्लस टू इजकल टू जीरो। ठीक है, ए माइनस इन्हें प्लस में टू तो उधर माइनस में ए माइनस माइनस कट गया, एरिया इजकल टू कितना हो गया, टू डी स्क्वायर। हम जानते हैं कि एरिया जो होता है बी डी होता है, एरिया जो होता है बी डी होता है, और टू डी स्क्वायर, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ से, बी इजकल टू टू डी। तो यही वाला हमको बी इजकल टू टू डी लाना था। ठीक है, तो बी इजकल टू टू डी। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो गया, एरिया टू द बेडेड पेरीमीटर, तो बी डी ए और बटा बी प्लस टू डी। बी का वैल्यू टू डी आया हुआ है, पुट कर दिए, बी का वैल्यू टू डी आया हुआ है, कैलकुलेट किए तो डी से डी कट गया, दो दूनी चार, यानी डी बटा टू। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एम का वैल्यू डी बटा टू हो और बी का वैल्यू टू बाई डी हो, तो तब इस हम रेक्टेंगल चैनल को इकोनॉमिकल सेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट रेक्टेंगल चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन आइदर बी इक्वल टू टी टू डी हो और एम का वैल्यू डी बटा टू हो। तो यही इसको अगर बोले ना कि डिराइव करो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल रेक्टेंगल चैनल। ठीक है, कैसा सेक्शन आपको हो रेक्टेंगल चैनल के लिए डिराइव कीजिए, तो बस कुछ नहीं, यही आपको दिस कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज डेट फॉर ए गिवन एरिया द पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। ये आपको एक लाइन लिख देना है, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, एरिया निकाल लेना, पेरीमीटर निकाल लेना है, पेरीमीटर को एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना है, वहां से जो रिलेशन निकल कर आएगा बी इजकल टू टू डी, और फिर आपको वही बी इजकल टू टू डी को हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में बी की जगह पुट कर देना है, तो एम इजकल टू डी बटा टू आ जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। ठीक है, तो कब, जब बी इजकल टू टू डी हो और एम इजकल टू डी बटा टू हो। अब इस पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल पूछेगा। एक रेक्टेंगल चैनल ऑफ विड्थ 4 मीटर इज हैविंग ए बेड स्लोप 1 in 1500, फाइंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, टेक वैल्यू ऑफ सी इजकल टू 50। बी का वैल्यू देल है, आई का वैल्यू देल है, सी का वैल्यू देल है। डिस्चार्ज विल मैक्सिमम व्हेन द चैनल इज मोस्ट इकोनॉमिकल, द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल आर। तो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल के लिए क्या क्या कंडीशन था, तो बी इजकल टू टू डी, तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, इन दो गुना में तो उधर भागा में बी बटा टू, अब बी का वैल्यू दिल है तो 4/2 यानी 2 मीटर, तो डी का वैल्यू निकल गया 2 मीटर होना चाहिए, बी का वैल्यू कितना था 4 मीटर था। अब हमको क्या चाहिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ डी बाई टू होता है, तो 2/2 हो गया 1 मीटर। तो एरिया ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल, एरिया कितना हो जाएगा, बी गुने डी, हमको यहाँ पे खाली बी मालूम था, डी हम निकाल लिए, डी कितना होता है, हाफ होता है, तो ये आपका 4 गुने 2 हो गया 8 मीटर स्क्वायर। और डिस्चार्ज अब पता चल जाएगा, ए सी अंडर रूट एम आई, आपको ए का वैल्यू दिया हुआ था 8 मीटर, यहाँ से निकाल लिए, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया हुआ था, एम का वैल्यू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल लिए 1 मीटर, है ना, अभी निकाल लिए, वहाँ यहाँ ऊपर में निकाल लिए, एम का वैल्यू कितना 1 मीटर पुट कर दिए, और बेड स्लोप आपका दिया हुआ था, डिस्चार्ज निकल गया, हो गया, बन गया क्वेश्चन। कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ए रेक्टेंगल चैनल कैरीज वाटर एट रेट ऑफ 400 लीटर पर सेकेंड व्हेन बेड स्लोप इज 1 in 2000, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ चैनल इफ सी इजकल टू 50। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल आपका जो रेक्टेंगल चैनल है उसका डिस्चार्ज दिया हुआ है 400 लीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 in 2000, सी का वैल्यू दिया है 50। फॉर द रेक्टेंगल चैनल टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल, बी इजकल टू डी और एम इजकल टू डी बाई टू, एरिया बी इंटू डी, तो हमको तो इसमें ना आपको एरिया दिया हुआ था और ना आपको डेप्थ दिया हुआ था, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल चैनल कैरी आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो वही आपको मोस्ट इकोनॉमिकल का डायमेंशन पता करना है, यानी बी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। इस बार क्या किया है कि डिस्चार्ज दे दिया है, आपको बी और डी निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो मेरा रेक्टेंगल चैनल है उसको मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए बी जो है 2 times ऑफ डी होगा और एम जो होगा डी बाई टू होगा, एरिया बी इंटू डी हो गया, 2d इंटू डी, 2d स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्यू इजकल टू ए सी अंडर रूट एम आई, क्यू का वैल्यू पुट कर दिए, एरिया की जगह 2d स्क्वायर पुट कर दिए, और सी का वैल्यू हो गया, एम का वैल्यू डी बाई टू हो गया, आई का वैल्यू 1/2000 हो गया। यहाँ से हम डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं ना, सब कैलकुलेशन लिखा हुआ है, 2d स्क्वायर इंटू 50, ये हो जाएगा
डी को बाहर निकाल देते हैं तो अंडर रूट का मतलब 1/2 हो गया, और इसको सोल्व कर लीजिएगा अंडर रूट 1/2 इंटू 2000, ठीक है। सोल्व कर लीजिएगा तो ये होगा 2d², डी के पावर 1/2, इसको सोल्व कीजिएगा डी के पावर 5/2 0.253, और यहाँ से डी का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा 0.577 मीटर, ठीक है। बी का वैल्यू 2d, डी के जगह पुट कर दी 0.577, 1.154 मीटर हो गया बी का वैल्यू, ठीक है। डी का वैल्यू हम निकाल ही चुके, तो मेरा डायमेंशन पता हो गया, बी का वैल्यू होगा 1.154 मीटर, और डी का वैल्यू हो जाएगा 0.577 मीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा में आते हैं, ए रेक्टेंगल चैनल 4 मीटर वाइड हैज डेप्थ ऑफ वाटर 1.5 मीटर, द स्लोप ऑफ द बेड चैनल 1000 एंड वैल्यू ऑफ Kg constant C is equal to 55. It is desired to increase the discharge to maximum by changing the dimension of section. बोल रहा है कि पहले से एक रेक्टेंगल, ध्यान से सुनिएगा, पहले से एक रेक्टेंगल चैनल बना हुआ है जिसका 4 मीटर वाइड है यानी विड्थ 4 मीटर है, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है यानी 1.5 मीटर है, स्लोप था उसका 1/1000, और Kg कांस्टेंट था 55। तब जो डिस्चार्ज होगा, ये तो सब वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है, तब जो इसका डिस्चार्ज था, तब जो इसका डिस्चार्ज था, अब एक हम इसमें नया इसको मतलब इसमें कुछ मॉडिफाइड करते हैं, इसमें कुछ ये जो 4 मीटर वाइड यानी इसको बना के दिखाते हैं, 4 मीटर इसका वाइड है और डेप्थ 1.5 मीटर है, ठीक है, और इसका स्लोप 1 इन है, तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा, और इसको नया एक चैनल बनाइए, मोस्ट इकोनॉमिकल बनाइए, तब उसमें कितना डिस्चार्ज होगा, और दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंशिएट मतलब ध्यान से सुनिएगा कि पहले से एक चैनल बना हुआ है लेकिन वो मोस्ट इकोनॉमिकल नहीं है। मोस्ट इकोनॉमिकल होने के लिए क्या होना चाहिए कि विड्थ जो है डेप्थ का कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। ये 4 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो दुगना है नहीं है, तो यहाँ पे ये मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल तो नहीं है, आपको भी दिख रहा है, तो इसमें तो डिस्चार्ज होगा, इसमें जो डिस्चार्ज होगा, और एक आप इसी चैनल को मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल में कन्वर्ट कीजिए, और उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो देखिएगा कि डिस्चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, इकोनॉमिकल सेक्शन होगा, तो इट इज डिजायर टू इंक्रीज द डिस्चार्ज टू मैक्सिमम बाई चेंजिंग द डायमेंशन। आपको डायमेंशन को चेंज करना है, और आपको क्या करना है, उसमें डिस्चार्ज पता करना है। कांस्टेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्लोप ऑफ द बेड एंड रफनेस ऑफ द चैनल, फाइंड द न्यू डायमेंशन ऑफ द चैनल। न्यू डायमेंशन पता कीजिए जो क्या हो, मोस्ट इकोनॉमिकल हो, ताकि उसका डिस्चार्ज क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बी का वैल्यू, डी का वैल्यू जो दिया हुआ था पहले वाला, ठीक है, एरिया हो गया, साइड स्लोप हो गया, सी का वैल्यू हो गया, वेटेड पेरीमीटर निकाल लिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल लिए जो पहले से दिया हुआ था, और पहले से जो दिया था उसका डिस्चार्ज कितना है, 9.66 मीटर क्यू है, तो ये तो पहले से दिया था, आपको भी मालूम है, ठीक है, ये पहले से दिया था, आपको भी मालूम है कि इसका ये डिस्चार्ज हुआ। अब नया डिस्चार्ज हम फाइंड आउट करते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन बना के। तो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए गिवन एरिया, स्लोप ऑफ बेड रफनेस से सब सेम रहेगा, ठीक है, बस आपको डायमेंशन में चेंज करना है। तो बिर्थ को हम ले लिए बी डैश, जो क्या है, न्यू बिर्थ ऑफ चैनल है, और डी डैश जो ले लिए न्यू डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो एरिया क्या हो जाएगा, बी डैश इंटू डी डैश, वेयर एरिया जो है कॉन्स्टेंट है, वो जो एरिया कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि देखिए ये 4 था, ये 1.5 था, तो इसको गुना कीजिएगा तो 6 मीटर आएगा। और अभी भी जो कुछ डायमेंशन चेंज कर रही है उसका भी डायमेंशन कितना होना चाहिए, एरिया कितना, 6 है, यानी इसको 3 कर दे, इसको 2 कर देता, 3 दूना क्या हो गया 6, मैंने इस तरह से कांस्टेंट एरिया का वैल्यू कांस्टेंट है, एरिया का वैल्यू में चेंज नहीं करना है ना, एरिया का वैल्यू में चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको इकोनॉमिकल बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है, तो ये नहीं कि इसको हम 4 मीटर ले लिए 2 मीटर, तो 4 दूनी 8 हो गया, ऐसा नहीं करना है, आपको एरिया 6 मीटर होना चाहिए, आप जैसे कीजिए, ठीक है, तो वही तो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी का वैल्यू हम न्यू न्यू विड्थ ऑफ चैनल हो गया, डी डैश न्यू डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो बी डैश इंटू डी डैश, लेकिन ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए, वही 6 मीटर का जो पहले से था, 4 इंटू 1.5, इसी के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो बी डैश इंटू डी डैश इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो ऑल्सो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए हम जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए जो बी डैश का वैल्यू है वो 2 टाइम क्या होगा, डी डैश का वैल्यू होगा, यानी हम बी की जगह कितना पुट कर दे, 2 डी डैश पुट कर दे, तो 2 डी डैश इंटू डी डैश इक्वल टू 6, द्वितीय 6, तो ये कितना हो गया, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये डी इक्वल टू कितना, डी डैश इक्वल टू 1.372 मीटर हो गया, तो बी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.464 मीटर, यानी 3.464 मीटर, और ये हो गया 1.732 मीटर, इसको गुना कीजिए 6 मीटर रहेगा, और इसका देखिए दुगुना होगा, ठीक है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल हो गया क्योंकि डेप्थ जो है 2 टाइम्स है किसका, विड्थ का, तो ये तो इकोनॉमिकल सेक्शन हो गया, और एरिया भी कितना आ रहा है मेरा, 6 ही आ रहा है, 6 ही आ रहा है, ठीक है। वेटेड पेरीमीटर निकाल लेंगे अब नया वाला का, क्योंकि हमको डिस्चार्ज पता करना है, तो बी डैश प्लस 2 डी डैश, बी का वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होता है वो एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर होता है, तो 0.866 मीटर हो गया। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि D/2 मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए, तो डी का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे, 1.732,
1.732, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए आएगा 0.866 के लगभग। न्यू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है हम अभी बताए कि 1.732/2 है, 0.866 मीटर, तो ऐसे भी सेम ही चीज़ निकलेगा। ठीक है, देखिए ऐसे भी निकला। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज जो होगा AC अंडर रूट एम डैश आई। 6 है एरिया, सी का वैल्यू दिल था, एम डैश निकाल के लाए, जो पुट करेंगे 1 में, तो 9.7, और पहले वाला कितना था 9.66, तो 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम लोग ट्राइपोडियल चैनल के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइपोडियल चैनल, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइपोडियल चैनल के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, तो जो आपको स्लोपिंग साइड दिख रहा है, यानी ये जो स्लोपिंग लेंथ दिख रहा है, इसका वैल्यू टॉप विड्थ का हाफ होगा, तब हम बोलेंगे कि ट्राइपोडियल चैनल जो है मेरा वो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल है। ठीक है, मतलब अगर वैसा ट्राइपोडियल चैनल जिसका जो साइड लेंथ है, यानी ये साइड लेंथ है, वो टॉप विड्थ का हाफ हो, टॉप विड्थ का हाफ हो। जैसे मान लीजिए ये 8 मीटर है, तो ये कितना होना चाहिए, साइड लेंथ जो है 4 मीटर होगा, तब हम कहेंगे कि ये मेरा जो ट्राइपोडियल चैनल है ये क्या है, इकोनॉमिकल चैनल है। ठीक है, तो आइए इसी को देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एरिया पेरीमीटर निकालना बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे आप। तो ये आपका विड्थ हो गया और ये आपका टॉप विड्थ हो गया। टॉप विड्थ कैसे निकालते हैं, इसमें हमको साइड स्लोप पता होना चाहिए। तो 1 वर्टिकल पे n हॉरिजेंटल है, मतलब 1 वर्टिकल पे n हॉरिजेंटल है, मतलब d वर्टिकल हो गया तो n हॉरिजेंटल होना चाहिए, यानी nd हो जाएगा, इधर भी nd हो जाएगा। तो b प्लस कितना हो गया, इधर भी nd इधर भी nd, तो 2nd हो गया। तो b प्लस 2nd है, नीचे कितना है b है, और इसका डेप्थ कितना है d है। अगर ये स्लोप नहीं दिया रहता है तो ये थीटा से हम लोग निकाल लेंगे tan थीटा p/b, तो यहाँ से भी आपको हॉरिजेंटल निकल जाएगा। तो b इक्वल टू विड्थ ऑफ चैनल एट द बॉटम, d हो गया डेप्थ ऑफ फ्लो, और थीटा हो गया एंगल मेड बाई साइड विद द हॉरिजेंटल। अगर हमको ये हॉरिजेंटल वाला निकालना है, वर्टिकल अगर हमको दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा, तो tan थीटा इक्वल टू p/b, यहाँ से भी ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो ये तो थीटा दिया रहे या तो स्लोप दिया रहे, ठीक है, दोनों में कोई एक चीज दिया रहेगा। तो इतना पहले क्रॉस सेक्शन के बारे में समझे कि इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो विड्थ दिया हुआ है, टॉप विड्थ आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे टॉप विड्थ निकलता है, तो आपको स्लोप दिया रहेगा, स्लोप से कैसे निकालते हैं, तो एन हॉरिजेंटल है कितना पे, 1 वर्टिकल पे, तो डी वर्टिकल है तो कितना हॉरिजेंटल हो जाएगा, तो एन इंटू डी, तो एन डी आपका इधर हॉरिजेंटल, इतना इधर हॉरिजेंटल, तो एन डी प्लस एन डी कितना हो गया, 2nd। और बाकी बात रहा बी जो बॉटम विड्थ है, तो यही वाला बी इसके बराबर हो जाएगा, तो बी प्लस कितना 2nd, ये हो गया आपका टॉप विड्थ। ये टॉप विड्थ होगा जो साइड स्लोप, साइड स्लोप कितना होगा, तो साइड स्लोप के बारे में यहाँ देख लीजिए, साइड स्लोप कितना होगा, तो ये आपका एनडी है, देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड, ये आपका एनडी है, ये आपका एनडी है, और ये आपका क्या है, डी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बन सकता है सेक्शन को, ये एनडी हो गया, ये आपका डी हो गया, तो ये वाला साइड जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, एन डी का होल स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, यही हो गया साइड लेंथ इसका, डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, तो यही जो है, और ये टॉप विड्थ था, टॉप विड्थ कितना था, यानी ये हम लिख सकते हैं डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 जो है टॉप विड्थ p प्लस b प्लस 2nd का हाफ हो, ये कंडीशन आ जाएगा, तो बोलेंगे जो मेरा चैनल है, मेरा जो ट्राइपोडियल चैनल है वो क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल है। कब, जब आ जाएगा डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 जो है b प्लस 2nd/2 के बराबर है। तो इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पे डिराइव करना है। ठीक है, तो आइए कैसे डिराइव करते हैं, खाली आपको इतना, ये डेरिवेशन अगर पूछेगा तो इस तरह से करना है, नहीं तो फिर जैसे क्वेश्चन सोल्व करना तो बहुत आसान होता है। खाली यहाँ जो है साइड स्लोप जो है आपका, जो साइड लेंथ है वो हाफ ऑफ टॉप विड्थ के बराबर होगा, बस उतना ही से हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए डेरिवेशन सीखते हैं इसका। बी है जो टॉप विड्थ है, डी क्या है डेप्थ ऑफ फ्लो है, थीटा क्या है एंगल यहाँ पे दिया रहेगा, जब साइड स्लोप नहीं दिया रहेगा तब। ठीक है, तो साइड स्लोप इज गिवन 1 वर्टिकल टू n हॉरिजेंटल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हम जानते हैं इसका जो होता है b प्लस टी, b प्लस टी इंटू क्या d, तो 1/2 इंटू बी प्लस टी का वैल्यू कितना आया था, तो टी का जो वैल्यू आया था, इधर था एन डी और इधर था एन डी, बीच में क्या था b, यानी b प्लस 2nd, नीचे b प्लस ऊपर टॉप विड्थ b प्लस 2nd इंटू डी, इसको कैलकुलेट किए तो एरिया जो आपका आ गया वो कितना आ गया, एरिया इजकल टू b प्लस एन डी इंटू डी, तो यहाँ से d जो गुना में था भागा में भेज दिए, तो ये आ गया a/d इजकल टू b प्लस एन डी। अब यहाँ से हम पेरीमीटर पहले निकालते हैं, है ना। अच्छा, जो हम यहाँ टर्म निकालेंगे पेरीमीटर का, सभी को डेप्थ के टर्म में निकालते हैं, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यानी प्लस में तो उधर माइनस में, a/d माइनस एन इंटू डी। क्लियर है ना, एरिया में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे कि कैसे एरिया आ गया, तो हम एरिया जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी इंटू क्या होता था h, आप जानते होंगे ट्राइपोडियल का एरिया, तो यहाँ समांतर भुजाओं का योग क्या है, नीचे में b है,
विड्थ है चैनल का और ऊपर में टॉप विड्थ है। जो टॉप विड्थ कितना आ गया है, तो बी प्लस कितना 2nd के बराबर, और नीचे वाला विड्थ कितना है बी, तो वही बी प्लस 2nd इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से ये इधर एरिया था, इधर एरिया था, इधर क्या हो जाएगा टू बी यानी बी प्लस बी 2b प्लस 2nd इंटू डी। तो 2 बाहर निकाल दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बी प्लस एन डी इंटू डी। अब ये डी गुना में तो इधर हो जाएगा भागा में, ए बाई डी इजकल टू बी प्लस एन डी। अब यहाँ से हम बी का मान निकाल लेते हैं, ए बाई डी माइनस क्या हो गया एन डी, ये बी का वैल्यू हो गया। अब ई बी का वैल्यू ए बाई डी माइनस एन डी हम पेरीमीटर में पुट कर देंगे। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर के लिए हमको साइड लेंथ चाहिए, तो साइड लेंथ कैसे निकलेगा, आपका ये वाला है एन डी, ये वाला है डी, तो इस साइड लेंथ कैसे निकलेगा, तो हम डी स्क्वायर प्लस एन डी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और डी स्क्वायर। यहाँ से हम डी स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। तो दो को साइड लेंथ है तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस एन डी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर, बी प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 और डी, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन बाहर हो गया डी, तो बी प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। अब ये b का वैल्यू हम पहले ही एरिया से निकाल चुके हैं, ए बाई डी माइनस एन डी। अब इसको क्या करना है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हमको पेरीमीटर जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये पेरीमीटर है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ए बाई डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए माइनस ए अपॉन डी स्क्वायर, एन डी का क्या हो जाएगा एन प्लस 2d और अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से वैल्यू हम क्या कर लेंगे, सेट कर दिए, तो इसका वैल्यू लिख लेंगे हम लोग ए माइनस ए अपॉन डी स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0। तो ए बाई डी स्क्वायर प्लस एन इजकल टू 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से एरिया का वैल्यू आपको पहले आप निकाल चुके हैं, है ना, वो क्या होता है एरिया का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए 1/2 बी प्लस एन डी इंटू डी, यानी बी प्लस टॉप विड्थ इंटू डी। यहाँ से बी प्लस एन डी इंटू डी आ गया, इसको पुट कर दिया, डी स्क्वायर से डी कैंसिल आउट हो गया, प्लस एन इजकल टू 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। इसको अब देखिएगा बी प्लस एन डी बाई डी प्लस एन इजकल टू 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आपको इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो डी एलसीएम हो जाएगा बी प्लस एन डी इंटू एन डी इजकल टू 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, एन डी गुना में तो इन्हें भागा में तो इधर हो जाएगा गुना में, तो बी प्लस 2 एन डी इजकल टू 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। हमको यहाँ से क्या करना है ना, यहाँ से हमको ए डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं अभी जस्ट सूर्य में बता दिए थे कि जो साइड लेंथ होगा टॉप विड्थ का हाफ होना चाहिए। तो साइड लेंथ कितना आया था निकाल के, डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, तो यही तो मेरा साइड लेंथ था, तो हमको सिर्फ साइड लेंथ चाहिए। तो ये जो 2 है इसको हम भेज देते हैं भागा में, तो ये हो जाएगा डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 बी प्लस 2 एन डी बाई 2। तो ये बी प्लस 2 एन डी क्या है, तो ये आपका एन डी था, ये आपका एन डी था और ये आपका बी था, तो यही तो जोड़ के हम बनाए थे बी प्लस 2 एन डी जो टॉप विड्थ था। तो हम तो सूर्य से बोलते आ रहे हैं कि ट्राइपोइडियल सेक्शन के लिए हमको जो साइड लेंथ है वो टॉप विड्थ का हाफ होगा, तब मेरा क्या कहलाएगा, ये जो ट्राइपोइडियल चैनल है वो मेरा मोस्ट इकोनॉमिकल कहलाएगा। तो यानी ये वन ऑफ द स्लोपिंग साइड जो है वो ये आपका टॉप विड्थ का हाफ है, यानी हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। तो ये कंडीशन बनेगा तो बोलेंगे कि मेरा क्या है, जो ट्राइपोइडियल चैनल है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है। अब आपको न्यूमेरिकल बनाते टाइम खाली यही पुट करना है, ठीक है, ये तो डेरिवेशन कर रहे थे, वैल्यू आ गया उसी को खाली याद रखना है अगर खाली न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो, कि जो आपका साइड लेंथ होगा टॉप विड्थ का हाफ होगा, तो मेरा क्या कहलाएगा इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाएगा। अब आते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में देख लेते हैं, तो एरिया तो हम निकाल चुके थे। अब यहाँ पे पी इजकल टू बी प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो बहुत बार निकाल के दिखा दिए, फिर एक बार दिखा देते हैं। बी हो गया हमको पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर ये वाला पार्ट को बोलते हैं, ये वाला पार्ट को बोलते हैं। अब यहाँ से हम साइड लेंथ निकालेंगे तब ना, तो साइड लेंथ अभी जस्ट निकाले थे, ये आपका एन डी था, ये डी था, तो साइड लेंथ कितना था, डी बाहर हो गया था एन स्क्वायर प्लस 1, तो ये इधर साइड लेंथ है इधर साइड लेंथ, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी बी ये बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, यानी बी प्लस 2 एन डी बी, और यहाँ से b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b प्लस 2 एन डी, 2 बाहर निकल लिया 2 इंटू बी प्लस एन डी, ये आपका हो गया पेरीमीटर, एरिया आपको पता था। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना हो जाना चाहिए, डेप्थ बाई 2, किसके लिए, टाइपोइडियल के लिए। तो यानी दो कंडीशन अगर आपका यहाँ पे फुलफिल करता है तो ये आपका क्या होगा, टाइपोइडियल जो सेक्शन है चैनल है वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। पहला कौन होगा, तो पहला जो था साइड लेंथ जो था एन स्क्वायर प्लस 1 वो टॉप विड्थ के बी प्लस 2 एन डी का क्या होगा, हाफ होगा, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो आपका
मीन डेप्थ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो d/2 होना चाहिए, ठीक है। और एक तीसरा आता है लेकिन इसका यूज नहीं होगा न्यूमेरिकल में भी, कि अगर हम जानते हैं कि बेड, आपको समझने के लिए बता दें कि बेड स्लोप में वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, तो इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, सेमी सर्कल। इसको क्या मान लेते हैं, सेमी सर्कल। तो जो इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए जो इसका रेडियस होगा वो डेप्थ ऑफ फ्लो के क्या होगा, बराबर होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, ठीक है। तो बस यही है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। कब, जब हम इसके अंदर सेमी सर्कल मान लेंगे। तो ये सेमी सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द विथ रेडियस इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो विल टच द 3 साइड ऑफ द चैनल। तो रेडियस इक्वल होगा किसका, डेप्थ ऑफ फ्लो का। तो ये 3 कंडीशन में ये कंडीशन हो सके कभी पूछ दिया जाए, इसलिए हम लिख दिए, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल रहेगा यही दोनों पे रहेगा, ठीक है, यही दोनों पे रहेगा। तो आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ए टाइपोडियल चैनल हैज साइड स्लोप 1 हॉरिजेंटल टू 2 वर्टिकल, यानी एन का वैल्यू कितना दे रहा है, 1/2, 2 वर्टिकल पे 1 हॉरिजेंटल है, एन का वैल्यू 1/2। एंड द स्लोप ऑफ द बेड दिया हुआ है 1 in 1500। द एरिया ऑफ द सेक्शन, एरिया दिल है। फाइंड द डायमेंशन, यानी बी और डी का वैल्यू निकालना। इफ इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल, अगर ये मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल है तो बी और डी का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। और बी और डी के लिए हमको एक रिलेशन जो अभी आपको दिए थे कि जो साइड लेंथ होगा वो किसके बराबर हो, टॉप विड्थ के क्या हो, हाफ हो, ठीक है, टॉप विड्थ के हाफ हो। तो यही चीज, यही वाला रिलेशन लगा के हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। और डिस्चार्ज आपको निकालना है, जब आपको बी और डी पता चल जाएगा फिर डिस्चार्ज निकाल देना, सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको टॉप विड्थ निकाल लेना। तो टॉप विड्थ कैसे निकलेगा, हमको एन का वैल्यू जो दिल है कितना दिल है, 1/2 था। तब यानी 2d वर्टिकल, अगर 2 वर्टिकल रहता था 1 हॉरिजेंटल हो जाता। तो अभी सिर्फ d है तो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अरे 2 वर्टिकल रहता ना, 2d रहता तो 1d होता। तो अभी d है तो कितना, हाफ हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाएगा। d/2 इधर भी क्या हो जाएगा, d/2, ए b नहीं यहाँ n लिख लीजिएगा। तो d/2, तो ये कितना है, b है। तो टोटल टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, b + 2 टाइम्स ऑफ d/2, या ऐसा भी लिख सकते हैं b + n × d लिख सकते हैं, b + nd, यानी b प्लस, और n का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ nd। तो 2 × n का वैल्यू 1/2 × d, 2 से 2 कट जाएगा, b + d ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक टॉप विड्थ हो गया। अब हम मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए जानते हैं कि जो साइड लेंथ होगा वो टॉप विड्थ का क्या होगा, हाफ होगा। तो टॉप विड्थ आपका कितना होता है, b + 2nd होता है, यानी n का वैल्यू 1/2 था, 2 से 2 के कैंसिल आउट हो गया, b + d/2, इधर d, n का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर + 1। यहाँ से हम लोग जो रिलेशन b + d/2 d√1/4 + 1 इसको कैलकुलेट कीजिएगा। फिर इन्हें देखिए, 2 गुना भागा में तो इधर आ जाएगा गुना में, है ना, भागा में तो इधर आ गया गुना में, और ये +d था, ये +d था तो उधर हो जाएगा -d में, ठीक है। तो b के टर्म, b का वैल्यू d के टर्म में निकल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1.118 × d - d कैलकुलेट कीजिएगा, तो b का वैल्यू d के टर्म में निकल गया। अब हम एरिया एक जानते हैं ट्राइपोइडियल सेक्शन का कि जो 1/2 और होता है बॉटम विड्थ प्लस टॉप विड्थ इंटू डी। बॉटम विड्थ तो b हो गया, टॉप विड्थ b + 2nd इंटू डी, 1/2 b + b 2b + 2nd इंटू डी। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, b + nd इंटू डी। b का वैल्यू 1.236d था प्लस 1/d, n का वैल्यू 1/2 d इंटू डी। यहाँ से कैलकुलेट करके 1.736 d² आ गया। एरिया हम जानते हैं क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था कितना, 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये एरिया के बराबर ही होगा ना जो अभी टाइपोइडियल है। तो ये इसमें हमको डी का वैल्यू नहीं पता है, तो ये डी के टर्म में हो गया। ये पहले से एरिया दिया हुआ था कैलकुलेट करके, तो दोनों को एरिया बराबर ही होगा, एक ही सेक्शन है। और एक एरिया हम बता दिए कि 40 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। एगो दे दिए कि बी और डी के टर्म में, तो बी और डी के टर्म में दे दिया, टॉप विड्थ है तो 1/2 b + 2nd इंटू डी। और ये एरिया किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। तो यही इसका सोल्यूशन करके 1.736 d² लाए इक्वल टू 40। यहाँ से डी का वैल्यू आ गया 4.80। और हम यहाँ पे देखिएगा किसका वैल्यू निकल के आया, डी का वैल्यू निकल के आया। और ऊपर में हम अभी यहाँ पे b का वैल्यू किसके टर्म में लिखे थे, d के टर्म में, तो यहाँ d का वैल्यू पुट कर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिएगा कि b = 1.236 d का वैल्यू पुट कर दिए, ये b का वैल्यू आ गया। तो यही b और d का निकालना था और डिस्चार्ज निकालना था। तो पहले तो एक मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए एक चीज़ और चेक कर लेंगे हम कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना है। तो क्या होता था, d/2 होता था। तो d/2 कितना हो जाएगा, 4.80/2 यानी 2.40 मीटर। ये m का वैल्यू है। डिस्चार्ज क्या होता है, q = AC√mi। ए का वैल्यू एरिया दिल है, सी का वैल्यू दिल है, एम का वैल्यू निकाल ही चुके, बेड स्लोप दिया हुआ था, कैलकुलेट कर लिए डिस्चार्ज। आ गया समझ में। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ए टाइपोइडियल चैनल है साइड स्लोप ऑफ 3 हॉरिजेंटल टू 4 वर्टिकल। यहाँ का एन का वैल्यू कितना दिल है, 3/4, ठीक है। एंड साइड स्लोप इट्स बेड इज साइड स्लोप 1
1 in 2000 they'll determine optimum dimension of the channel if it is टू कैरी वाटर 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और आपका चेजी कांस्टेंट 80 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए आपको आई दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हमको अगर ये एन डी हो जाएगा, ए भी कितना हो जाएगा एन डी, तो टॉप बिर्थ 2 प्लस एन डी हो जाएगा, 2 एन डी हो जाएगा। बी प्लस 2 एन का वैल्यू 3/4 है, डी हो जाएगा, 2 दूनी 4। इस तरह से हम टॉप बिर्थ निकाल लेंगे। तो टॉप बिर्थ क्या होता है, जो हम मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए टाइपोइडियल में हाफ ऑफ टॉप बिर्थ जो होता है साइड लेंथ के बराबर होता है। तो बी प्लस 2 एन डी बाई 2 डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम पुट कर देंगे बी प्लस 2 और एन का वैल्यू 3/4 इंटू डी बटा कितना हो गया 2, ये डी 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकल जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.5 डी माइनस 1.5 डी, यानी बी का वैल्यू डी के बराबर आ गया। बी का वैल्यू डी के बराबर आ गया। तो एरिया हम जानते हैं 1/2 बी प्लस एन डी इंटू डी होता है। एन का वैल्यू 3/4, बी प्लस बी 2b, तो 2b प्लस 3/4 डी इंटू डी। यहाँ से कैलकुलेट करके आपको एरिया जो आ रहा है 7/4 डी स्क्वायर आ रहा है, यानी 1.75 डी स्क्वायर। ठीक है, एक किसका आ रहा है, जो ट्राइपोइडियल का एरिया हम निकालेंगे उसका, है ना। तो ट्राइपोइडियल का एरिया और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होता है dy2 होता है, dy2 होता है। अब यहाँ पे हम डिस्चार्ज का फार्मूला, क्योंकि डिस्चार्ज दिया हुआ था, हमको डी का वैल्यू निकालना है। एरिया का वैल्यू एरिया ही रहने देते हैं, सी का 80, एम का वैल्यू dy2, आई का वैल्यू, एरिया अभी जस्ट ऊपर निकाले, एरिया अभी जस्ट निकाले, कितना आया 1.75 डी आया, 1.75 डी। क्योंकि हम यहाँ से इस सेक्शन से जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का जो रिलेशन था वहां से हम पता किए कि बी किसके बराबर होगा, तब जो बी होगा वो डी के बराबर होगा। तो एरिया हम जानते हैं ट्राइपोइडियल का 1/2 बॉटम बिर्थ प्लस टॉप बिर्थ इंटू डी होता है। तो बी के हम रिप्लेस कर दिए किससे, डी से, क्योंकि बी और डी इक्वल है, तो वहां से 1.75 डी स्क्वायर आ गया। अब यही 1.75 एरिया क्या है, 1.75 डी स्क्वायर इंटू 80 डी के टर्म में सभी है। तो डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 0.55 मीटर। तो डी का वैल्यू और बी का वैल्यू बराबर है ना, है, तो बी इक्वल टू डी 0.55 मीटर। अब हमको ऑप्टिमम डायमेंशन जो है इस चैनल का, जिससे हमको 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज प्राप्त हो, उसके लिए बी और डी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा आपको, 0.55 मीटर। यानी इस तरह से चैनल सेक्शन है, तो ये जो डेप्थ होगा वो 0.55 हो, और ये जो बॉटम बिर्थ होगा वो भी 55 हो। ठीक है, अब तीसरा है कि क्वेश्चन यहाँ पे टाइपोइडियल चैनल विथ साइड स्लोप 1:1 है, यानी एन का वैल्यू कितना दिया है 1 यहाँ पे दिया हुआ है। हैज टू डिजाइन कन्वे 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डिस्चार्ज है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। सो डैट अमाउंट ऑफ कंक्रीट लाइनिंग, कितना अमाउंट ऑफ कंक्रीट लगेगा, मतलब लाइनिंग करने में इसको कितना कंक्रीट का जरूरत पड़ेगा। तो जितना पेरीमीटर होगा, जितना पेरीमीटर होगा उतना ही लगेगा, सिंपल बात, पेरीमीटर निकाल देना और वही क्या कहलाएगा, लाइनिंग कहलाएगा। फॉर द बेड एंड साइड इज मिनिमम कैलकुलेट द एरिया लाइनिंग रिक्वायर्ड 1 मीटर लेंथ ऑफ कैनाल। ये 1 मीटर लेंथ के लिए, ये तो क्रॉस सेक्शन ना है, तो ऐसे 1 मीटर लेंथ के लिए, 1 मीटर लेंथ के लिए, ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, तो एन का वैल्यू हॉरिजेंटल टू द वर्टिकल था, यानी 1 इंटू 1, यह हो गया 1। क्यू डिस्चार्ज दिया हुआ, वेलोसिटी दिल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बाई वेलोसिटी होता है। एरिया क्या होता है, डिस्चार्ज बाई वेलोसिटी हो गया 5 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि बी बिर्थ ऑफ चैनल और डी डेप्थ ऑफ लो है। अब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए होता है कि टॉप ऑफ बिर्थ जो होता है हाफ होता है किसका, साइड लेंथ का। तब फॉर द मोस्ट ऑफ फॉर द अमाउंट ऑफ कंक्रीट लाइनिंग फॉर द बेड एंड साइड टू बी मिनिमम द सेक्शन शुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए कम से कम पेरीमीटर के लिए। तो बट द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइपोइडियल सेक्शन कंडीशन क्या कहता है कि टॉप बिर्थ का हाफ जो होगा साइड लेंथ के बराबर होगा। तो बी प्लस 2 एन का वैल्यू तो 1 था इंटू डी बटा 2, डी एन का वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो यहाँ से हो गया बी और डी में रिलेशन, बी प्लस 2 डी बाई 2 इजकल टू 1.414 डी, और यहाँ से बी प्लस 2 डी इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ, यानी भागा में था तो इधर गुना में 2 टाइम्स ऑफ 1.414 डी। यहाँ से बी क्या, अगर हम बी के टर्म में, बी को डी के टर्म में निकालना चाहते हैं तो प्लस 2 डी, तो इधर आके माइनस 2 डी, 0.82 डी, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया 0.82 डी, 828 डी। एरिया हम जानते हैं कि 1/2 बॉटम बिर्थ प्लस टॉप बिर्थ इंटू डी होता है, वैल्यू पुट किए और बी के रिप्लेस कर देंगे कितना से 0.82 डी से, तो बी को रिप्लेस कर दिए 0.82 डी से, तो ये हो गया 1.82 डी स्क्वायर, एरिया हो गया। एरिया हम अभी पीछे डिस्चार्ज टू द वेलोसिटी से 5 मीटर स्क्वायर निकाल लिए, ये एरिया दोनों क्या होगा बराबर, तो एरिया इसका जो एरिया अभी हम टाइपोइडियल क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला लगा के एरिया निकाले वो कितना आया 1.828 डी स्क्वायर, और एरिया जो हम डिस्चार्ज टू द वेलोसिटी निकाले वो कितना था 5 मीटर स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर देंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू आ गया तो बी का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि बी जो था 0.828 टाइम्स क्या था डी का, तो डी का वैल्यू पुट कर दिया, बी का भी वैल्यू आ गया। अब एरिया ऑफ लाइनिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर में लेंथ से गुना कर देंगे। हमको एरिया निकालना है कितना दूर में लाइनिंग करना है,
एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने की ये पेरीमीटर हो गया। 1 मीटर के लिए तो ये जितना लेंथ बोला है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी ये पेरीमीटर इंटू लेंथ क्या निकल जाएगा, 1 मीटर में कितना लाइनिंग होगा उसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ लाइनिंग रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ कैनाल बेटेड पेरीमीटर है इंटू लेंथ ऑफ कैनाल। तो बेटेड पेरीमीटर आपको पता है कि कैसे हम लोग बेटेड पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये आपका चैनल है, तो ये आपका साइड लेंथ हो गया, इस साइड लेंथ हो गया आप प्लस बी, तो बी प्लस साइड लेंथ कितना निकाल के लाए थे, डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, दोनों साइड होगा डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, यानी बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना, डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। 1 मीटर के लिए तो 1 मीटर हो गया, मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू 1 था, सब पुट कर दीजिएगा तो एरिया हो जाए, कैनाल में कितना लाइनिंग कीजिएगा उसका एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग का लास्ट टॉपिक है अपना मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन। अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर देखे, ट्राइपोइडियल देखे, अब सर्कुलर देख रहे हैं। सर्कुलर में आपको डेरिवेशन नहीं करवाएं क्योंकि इससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसका हो सके इस बार पूछ दे, इसलिए इसका क्वेश्चन करवा दे रहा है, लेकिन डेरिवेशन नहीं करवाएंगे कहाँ से आया, बस आपको वैल्यू याद रख लेना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ चैनल हो गया या डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया। पूरा में पाइप में तो हम फ्लो नहीं करवाएंगे, हम कहाँ में करवाएंगे, तो ये होगा डेप्थ ऑफ फ्लो डी। ठीक है, तो ये डी कितना होगा वही पता करना है। तो वेलोसिटी के लिए जो डी होगा 0.81 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी होगा, तो इसी को हम मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कहेंगे कब, जब डेप्थ ऑफ फ्लो जो है 0.81 टाइम्स हो किसका, डी का। ठीक है, क्लियर। अब जो मीन डेप्थ होगा जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगा वो कितना होगा 0.3 टाइम्स ऑफ डी, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। यहाँ 2 कंडीशन बताया गया, पहला कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो आइए इसी को देखते हैं, पहले मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए देखते रहते हैं। तो डी हो गया डेप्थ ऑफ चैनल, डी हो गया स्मॉल डी हो गया डेप्थ ऑफ वाटर, 2 थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ वाटर सरफेस, आर क्या हो गया रेडियस ऑफ चैनल, आई क्या है बेड ऑफ स्लो। तो बस यही दोनों याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए डेप्थ ऑफ वाटर यानी स्मॉल डी जो होगा वो सर्कुलर चैनल का कितना होगा, इक्वल टू 0.81 टाइम्स, 0.81 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ चैनल यानी डायमीटर ऑफ चैनल। तो ये हो गया डी स्मॉल डी इक्वल टू 0.81 डी। ठीक है, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना चाहिए, तो 0.3 टाइम्स, यानी एम का वैल्यू जो होगा 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ चैनल या डेप्थ ऑफ चैनल। ठीक है, अच्छा एंगल का भी जरूरत पड़ेगा, तो एंगल कितना होगा 154 डिग्री, और अगर रेडियन में बात करें तो 2.6878 रेडियन। अगर हम इसमें आपका थीटा ये जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो वाला में निकाली, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रेशियो का जो एंगल की बात कर रहा था, यहाँ पे जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो होगा तो थीटा इजकल टू 128 डिग्री 75 मिनट, उसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2.247 रेडियन। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर डेप्थ ऑफ फ्लो चाहिए तो 0.81 टाइम्स होगा किसका, कैपिटल डी का, और मीन डेप्थ चाहिए तो 0.3 टाइम्स होगा कैपिटल डी का। ठीक है, अगर डिस्चार्ज के लिए बात करें तो डिस्चार्ज में जो होता है वो डेप्थ ऑफ फ्लो जो होता है यानी डी होता है 0.95 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ चैनल होता है या डायमीटर ऑफ चैनल होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एरिया अगर निकालना है इस सर्कुलर चैनल में तो आपको आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, और पेरीमीटर जो होगा 2r थीटा होगा, इतना याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि आप भूलेंगे। डी जो होगा 0.81 डी होगा, एम जो होगा 0.3 टाइम्स डी होगा, और वही डिस्चार्ज में डी का वैल्यू 0.95 डी होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो वाटर थ्रू ए सर्कुलर चैनल डायमीटर दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द चैनल, मैक्सिमम वेलोसिटी टेक सी इक्वल टू 60। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है कितना होता है 0.8 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। कैपिटल डी आपका 0.6 मीटर देल है, तो कितना हो गया डेप्थ ऑफ फ्लो 0.486 मीटर। क्यू का वैल्यू देल था तो उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में बदलने के लिए लीटर में 10 के पावर -3 से गुना कर देते हैं। सी का वैल्यू देल था, थीटा का वैल्यू 2.247 रेडियन। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है कितना होगा 0.3 टाइम्स ऑफ डी होगा, यानी सब वैल्यू देल है। बेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था 2r थीटा होता है, 2r का मतलब डायमीटर, डी इंटू 0 थीटा, डी का वैल्यू 0.6 रेडियन का देल था। ये हो गया आपका पेरीमीटर। हमको मीन डेप्थ रेशियो हमको पता है, मीन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो पता है वो कितना है, ऊपर निकाल के लाए ना 0.18 है, 0.18 है। तो हम इसको 0.18, अच्छा यहाँ से हमको एरिया पता करना है। एम इजकल टू हम जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द पेरीमीटर, हमको एरिया पता करना है तो एम इंटू पी कर देंगे। एम का वैल्यू हम जानते हैं 0.18 इंटू पी। अब पेरीमीटर भी ऊपर निकाल चुके कितना 1.3482, इसको पुट कर दिया आ गया 0.2426, यानी यहाँ सीधा सीधी बोले एम इजकल टू एरिया बाई पी। एम का वैल्यू 0.18 दिल था, एरिया हमको नहीं मालूम, एरिया निकालना है, पी का पेरीमीटर का वैल्यू 1.3482
है, एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एरिया का वैल्यू 0.2426 मीटर स्क्वायर। जब एरिया पता हो गया तो डिस्चार्ज हमको दिल था, डिस्चार्ज पुट कर दिए, एरिया पुट कर दिए, सी पुट कर दिए, एम का वैल्यू निकाले थे 0. कितना आया था, 18 आया था ना, 18। यहाँ पे 0.18 कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, 0.18, 81 नहीं, 18 इंटू आई, ठीक है। यहाँ से आप साइड स्लोप निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, आई का वैल्यू आपका 1/1694.7 होगा। ये आंसर सेम आया होगा, एक कैलकुलेशन, क्योंकि याद है कि कैल्सी में सोल्व किए थे 1.8 ही रखे थे, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया। तो कैल्सी जो सोल्यूशन किया हुआ है 0.18 पे ही है, तो खाली यहाँ पे 0.18 कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सब सही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन सब सही है, यहाँ आ गया 1/1694.7, ठीक है, ये बेड स्लोप निकल गया। अब आते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू ए सर्कुलर चैनल ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, बेड स्लोप द चैनल इज 1 in 1000, टेक सी का वैल्यू, डायमीटर 1.5 दिल था, रेडियस कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, बेड स्लोप दिया है, सी का वैल्यू दिल है, थीटा हम ले लेंगे, हमको इसमें क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज में कितना रेडियन था, 2.6878 रेडियन था। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 2r थीटा, 2 इंटू आर 2r थीटा, तो r का वैल्यू कितना है, d/2, r का वैल्यू जो होगा डायमीटर/2 होगा, यानी यही वाला 0.75, तो इसका वैल्यू रख देंगे 1.5/2 कितना हो जाएगा 0.75, 2 इंटू 0.75 इंटू 2.6878, पेरीमीटर आ गया। वेटेड एरिया कितना आ जाएगा, तो r स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2, 0.75 का होल स्क्वायर 2.6 रेडियन में सब पुट करेंगे। यहाँ पे 254 गुना 154 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 308। 308 को हम तोड़ सकते हैं, जानते हैं साइन थीटा इजकल टू होता है 90 प्लस थीटा, ऐसे करके एक फॉर्मूला चलता था। या इसको आप ऐसे नहीं, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, 360 में से 52 घटा देंगे तो 308 आएगा, 360 माइनस 52, तो इसको लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री। आप मैथ पढ़े होंगे, माइनस माइनस साइन 52 डिग्री होता है ना, रोटेट करता है, साइन 60 डिग्री हो गया तो माइनस साइन कितना 50। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया कितना आ गया, इसको कैलसी पे पुट कीजिएगा वैल्यू साइन 52, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा 1.7335 आ जाएगा, ये एरिया आ गया। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगा, एरिया बाई पेरीमीटर, एरिया निकाले हुए हैं, पेरीमीटर निकाले हुए हैं, पुट कर दिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे, Q इजकल टू AC अंडर रूट MI, AC ए का वैल्यू पुट कर दिए, सी का वैल्यू पुट कर दिए, एम का, आई का वैल्यू पुट कर दिए, डिस्चार्ज निकल गया, हो गया। तो हमको बस स्टेप हमको याद रखना है और सोल्व करना है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। बाकी हम मॉड्यूल 4 जो है नन यूनिफॉर्म फ्लो कर लेके आएंगे, ठीक है, अभी आपका चल रहा था यूनिफॉर्म फ्लो। अब अगला जो मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल नंबर 4 वो है नन यूनिफॉर्म फ्लो। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, एग्जाम कब हो जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है। फॉर्म भराया हुआ है आपका, बोलेगा कि फॉर्म भराया हुआ है, डेट निकाल देगा, बोला परसों से एग्जाम है, क्या कीजिएगा, डेट तो आपका फॉर्म तो भराया हुआ है, आप बोल भी नहीं सकते कि इतना परसों का डेट क्यों निकाल दिए, आपका फॉर्म भराया हुआ है, ठीक है, नहीं भराया रहता तो मानते कि अभी फॉर्म ही नहीं भराया है। क्लियर है बात को, तो आप तैयारी करते रहिए सभी सब्जेक्ट का, जिसका प्रैक्टिस सेशन डाला जा रहा है, जैसे RCC, ट्रांसपोर्टेशन, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, सबका प्रैक्टिस सेशन डाला हुआ है। RCC में प्रैक्टिस सेशन 3 अगर डाल देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट के। इसमें हम लोग मॉड्यूल 3 तो कंप्लीट कर लिए, 3 मॉड्यूल आओ बचा है, ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी पढ़िएगा उतना जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे मॉड्यूल नंबर 4 हम लोग सोल्व करेंगे।